Hello and I welcome you all. In this lecture we are going to discuss 150 questions. ये बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट्स हैं. मैं प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ और मैं उसी को डिस्कस करूँगा आज. तो लेट्स कंटिन्यू. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. इसमें आप पढ़ो. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर इनग्रेव्ड इन खरोष्टी स्क्रिप्ट. खरोष्टी स्क्रिप्ट में कौन सी इंस्क्रिप्शन है अशोका की? तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं: लघमान, मनसेरा, शेर एकूना और साहेब गढ़ी. तो आपको पता है कि अशोका का इंस्क्रिप्शन मेनली चार भाषा में मिलता है, चार स्क्रिप्ट में. खरोष्टी का अरमाइक, ग्रीक एंड ब्राह्मी. सॉरी, तीन भाषा, तीन स्क्रिप्ट में, ब्राह्मी में और इसमें खरोष्टी एंड ग्रीक में. तो ये तीन में मिलते हैं मेजरली. तो हमें पूछ रहा है कि खरोष्टी स्क्रिप्ट में कौन कौन सा है. तो खरोष्टी में मनसेरा और साहेबगढ़ी का है, मनसेरा एंड साहेबगढ़ी. तो इसका आंसर हो जाएगा बी. जो लघमान और शेर कुन्हा का जो मिला है, लघमान और शेर कुन्हा, ये अफगानिस्तान एरिया में है. और यहाँ पे ग्रीक स्क्रिप्ट मिला है, ये वाला. और यहाँ पे है खरोष्टी स्क्रिप्ट, ये पाकिस्तान में, दोनों जगह पाकिस्तान में है. मनसेरा एंड साहेबगढ़ी, शहबाजगढ़ी, नॉट साहेबगढ़ी, शहबाजगढ़ी. तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन. तो इसमें पूछा है मौर्यन पीरियड ऑफिसर अग्रोनोमी was related to which of the following function. तो अग्रोनोमी एक मौर्यन ऑफिसर हुआ करते थे, तो मतलब ये पोस्ट था. तो इनका काम क्या था? तो इनका काम था रोड कंस्ट्रक्शन करना. आपको पता है मौर्यन एम्पायर जो बिहार से शुरू हुआ, मगध एरिया से, और इसने पूरे भारत पे अपनी छाप छोड़ी. तो कैसे ये मुमकिन हो चुका पाया? तो इसके लिए काफ़ी सारे रोड्स बनाए गए, उत्तर पथा, दक्षिण पथा, जिससे व्यापार और आना जाना मतलब सहूलियत हो पाता था. तो उसका उसका जो ऑफिसर देखभाल करता था, उसका नाम था अग्रोनोमी. थर्ड, who among the following ruler was built the कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा. तो कैलाश टेम्पल किसने बनाया है? जो कैलाश मंदिर जो मोनोलिथ है, मतलब एक ही पहाड़ से काट के बनाया गया मोनोलिथ है ये टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल मोनोलिथ. तो इसे बनाया था कृष्णा द फर्स्ट ने. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बाघ पेंटिंग. आपको पता होना चाहिए बाघ कहाँ है. बाघ केव्स एमपी में है ये, और एमपी में ये जनरली बौद्धिस्ट मोटिव्स पे था. बट इसमें रिलीजियस एंगल नहीं दिखाया है. इसमें दिखाया है जो सोशल लाइफ है उस पे ये ज़्यादा फोकस करता है. तो सोशल लाइफ पे ये फोकस कर रहा है. तो आप चार ऑप्शन पढ़ो. पहला, रिलीजियस सब्जेक्ट्स प्रीडोमिनेट इन दिस पेंटिंग. तो प्रीडोमिनेट नहीं करता है सोशल लाइफ पे, तो ये गलत ऑप्शन. इट्स पेंटिंग हैव बीन कंपोज्ड इन डिफरेंट पीरियड, के अलग अलग पीरियड में कंपोज किया गया है. तो नहीं, ये सिर्फ गुप्ता पीरियड का बना हुआ पेंटिंग है. इट्स फोर्थ एंड फिफ्थ केव्स आर जॉइंटली कॉल्ड रंगमहल. तो हाँ, ये बिल्कुल सही है. चौथा नंबर केव और पांचवा नंबर केव आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे करके बीच में ये एक ही दरवाजा है यहाँ से. और ये काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन इसका मेंटेन्ड है, और ये वाला अभी ख़राब नहीं हुआ है. बाकी जो भी इसमें पेंटिंग्स थे वो अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन ये चौथा और पांचवा जो नंबर का केव है रंगमहल वाला, में पेंटिंग्स अच्छे हैं. तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा. विथ रेफरेंस टू हिनियाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो हिनियाना आपको पता है, महायाना और हिनियाना दो अभी मेजॉरिटी चल रहे थे, जो कि महायाना बना था कनिष्क के टाइम पे. तो इसमें पूछ रहा है गॉड वर्शिप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज एक्सेप्टेबल. क्या हिनयाना वाले भगवान में मानते हैं? तो नहीं, वो भगवान में नहीं मानते हैं. सेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ क्वालिटी, क्या ट्रांसफर ऑफ क्वालिटीज़ की बात करते हैं, मतलब आत्मा वगैरह का? तो नहीं, ये गलत बात है. अटेनिंग द स्टेटस ऑफ अरहत इज आइडियल. तो हाँ, ये अरहत पे बिलीव करते हैं. इनका मानना है कि मेडिटेशन वगैरह करके या जो भी बौद्धिस्ट टेक्निक है उसका यूज़ करके अरहत बना जा सकता है. तो ये हो गया तीसरा नंबर. अब देखो तीसरा के बाद हम आएंगे नेक्स्ट
ये आंसर ऐसी 5वां से 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6 पे। ये है 6ठा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील ऑफ मेडिटेटिंग योगी फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में आपको पता है एक टैबलेट जैसा मिला है, और इस पे भगवान शिव जैसा कोई आकृतिक बना हुआ है जो पैर मोड़े है, उसके पीछे पशुपति शिवा जिसको बोलते हैं, उसके पीछे बैल गाय मतलब ऐसे जानवर का आकृति बना हुआ है, जरूरी नहीं है वो, तो काफ़ी सारे जानवर का आकृति ऐसे करके बना हुआ है, जानवर पशु पक्षी। तो आपको पूछ रहा है कि कौन से जानवर है इस पे, तो चीता है क्या, तो चीता है, बिल्कुल है। एलिफेंट भी है, राइनोसोरस मतलब गेंडा भी है वहाँ पे, और नॉट डिपिक्ट पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो उस पर ये बुल नहीं है। बुल काफ़ी सेक्रेट एनिमल माना जाता था इंडस वैली में, बट ये डिपिक्टेड नहीं है, पशुपति शिवा वाला वो जो प्लेट है उस पर। मैच फॉलोइंग वाला है, तो इसमें देखो में अत्रेय ब्राह्मण, अत्रेय जो ब्राह्मणा है, आपको पता है वेदा के बाद ब्राह्मणा ये सब लिखे गए थे, तो अत्रेय ब्राह्मणा में क्या किस चीज़ पे बात करता है, तो अत्रेय ब्राह्मणा सोच के बताओ, सोचो एक बार। काफ़ी सारे ब्राह्मणा हैं जैसे अत्रेय, सतापथा, पंचभिषा और ये गोपनाथा ब्राह्मणा, तो इस पे कौन सा होगा, तो लेट मी टेल यू कि ये वाला है अत्रेय ब्राह्मणा, ये बात करता है आपका ड्यूटीज ऑफ 4 वर्णा, चारों वर्णा की ड्यूटीज पे ये बात करता है। आपको पता है 4 वर्ण होते हैं, क्या, क्षत्रिय, के बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैश्य और शूद्र। तो इसमें अत्रेय ब्राह्मणा डील्स विद द ये वर्णा वाला बात करता है। सेकेंड सतापथा ब्राह्मणा, तो सतापथा किस चीज़ पे बात करेगा, सतापथा बात करता है थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन, मतलब पुनर्जन्म की बात करता है। सतापथा ब्राह्मणा में पुनर्जन्म की बात है, अत्रेया में ड्यूटी ऑफ चारों वर्णा में जो उनका ड्यूटी है उसे फुलफिल करने की ये बात करते हैं। पंच विश्व ब्राह्मण, इसमें क्या बात होता है, तो इसमें पंच विश्व ब्राह्मणा में री एंट्री ऑफ ब्रताज इनटू वर्णा। आपको पता होना चाहिए कि जो आर्यन ट्राइब्स थी पहले, तो आर्यन ट्राइब्स और नॉन आर्यंस में कॉन्फ्लिक्ट होता था। आर्यंस होते थे एक आर्यन और एक नॉन आर्यन, तो नॉन आर्यन को ब्रताज भी बोला जाता था, जो बिहार वाले एरिया में ब्रतास, तो ये नॉन आर्यन ब्रता थे और आर्यन थे, तो ये जो ब्रतास थे इन्हें आर्यन जो बेसिक चार वर्णा वाला सिस्टम है उसमें लाया गया दोबारा, तो उसको लिखा गया है पंच विश्व ब्राह्मण में। और एक गोपथा ब्राह्मणा है, तो गोपथा में गायत्री मंत्र, ब्रह्मा वगैरह, ग्लोरी ऑफ श्रुतिज वगैरह का है मेंशन, तो इसमें काफ़ी सारे मंत्र हैं गोपथा ब्राह्मणा में। तो एक बार दोबारा देख लो, अत्रेय ब्राह्मणा चारों वर्णों की ड्यूटी के बारे में बात करेगा, सतापथा ब्राह्मणा रीइनकार्नेशन के बारे में बात करेगा, पंचविश ब्राह्मणा ये बात करेगा री एंट्री ऑफ ब्रतास इनटू वर्णा, और गोपथा ब्राह्मणा ये श्रुति और ब्रह्मा मतलब गायत्री मंत्र वगैरह का बात करेगा। इसमें आंसर कौन हो जाएगी, तो ए का 1, तो ये इसी दोनों में से होगा कोई, और बी का 2 और सी का 4, तो ये वाला है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज हैज मेंशन्ड 7 classes in Indian society in his description, which of the following is not included। तो इफ़ यू नो डैट चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज आए थे और ये एम्बेसडर थे ग्रीक के, तो इन्होंने इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया और बेसिकली ये पूरा समझ नहीं पाए थे, बट जहाँ तक इनका समझ था तो इन्होंने 7 वर्णों में 7 कास्ट में क्लास में बांट दिया था, और ये बस अपनी समझ के हिसाब से, ये रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। तो इन्होंने किसका मेंशन नहीं किया था, आर्टिशियन का मेंशन किया था, फार्मर का भी मेंशन किया था, फिलोसफर का भी मेंशन किया था, और स्लेव का मेंशन नहीं किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा स्लेव।
स्लेव का उस समय स्लेवरी होती थी, लेकिन वो स्लेवरी जो कंटेम्प्रेरी ग्रीक सोसाइटी में होता था वैसा स्लेवरी नहीं था इंडिया में, बट डिफरेंट काइंड ऑफ स्लेवरी था, तो वो समझ नहीं पाए थे, इसलिए इन्होंने मेंशन नहीं किया था। इन्होंने कहा था कि इस इंडिया में स्लेवरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मथुरा स्कल्पचर। तो मथुरा स्कल्पचर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आपको पता होना चाहिए कि कनिष्क के समय में, कनिष्क जो कुषाण रूलर था, उसने दो राजधानी बनाई थी, एक पेशावर और एक मथुरा। तो पेशावर साइड में, और वो बुद्धिज्म का पैट्रनेज था, तो उसने पेशावर साइड में वहाँ पे ये हेलेनिस्टिक आर्ट को प्रमोट किया, मतलब ग्रीक आर्ट का हेलेनिस्टिक आर्ट को, और मथुरा साइड में मथुरा आर्ट जो नेटिव आर्ट था इंडिया का, उसको उसे भी पैट्रोनेज किया था, और ये कौन कर रहा था? कनिष्क था। तो ये मथुरा साइड वाला है ना, तो यहाँ पे बौद्धिस्ट आर्ट इवॉल्व हुआ फ्रॉम नेटिव जो हमारा कल्चर था उसके हिसाब से। तो क्या ये आइडियलिस्टिक फॉर्म ऑफ आर्ट था? तो हाँ, ये बिल्कुल आइडियलिस्टिक फॉर्म ऑफ आर्ट था। मतलब बुद्धा को एक आइडियल विंग की तरफ दिखाया जाता था कि मतलब इनमें कोई बुराई नहीं है, ये सबसे बढ़िया है, ऐसे कुछ। प्रिडोमिनेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड सेंटिमेंटलिटी। तो हाँ, बिल्कुल इंडियन लोग ऐसे भी सेंटिमेंटल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सिंबल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। तो हाँ, बिल्कुल मथुरा में उस समय जैनों का भी, बुद्धिस्टों का भी और हिंदुओं तीनों का मूर्तियाँ बनती थी, और तीनों पे इम्पैक्ट था मथुरा आर्ट का। तो सिंबल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, तो हाँ बिल्कुल रिलीजियस टॉलरेंस का ये सिंबल थे। यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन। क्या रेड सैंडस्टोन यूज किया गया था? तो हाँ बिल्कुल, मथुरा में रेड सैंडस्टोन यूज किया जाता था, और वो पेशावर वाले एरिया में, जो अफगानिस्तान वाला गंधार एरिया, तो वहाँ पे काला पत्थर का यूज किया जाता था, ग्रे कलर का, और मथुरा में लाल कलर का, और अमरावती में वाइट मार्बल का यूज किया जाता था। तो 3-4 देख लो कौन है, बी आंसर हो जाएगा। 10th नंबर, द मेजर साइट ऑफ हड़प्पन पीरियड लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। लोथल किस रिवर पे है अभी? तो लोथल है भोगवा रिवर पे। लोथल कहाँ पे है? भोगवा रिवर। आपको पता होना चाहिए ये बात, क्योंकि अभी लोथल को डिक्लेयर किया गया है, क्या डिक्लेयर किया गया है? नेशनल कुछ कल्चरल सेंटर, ऐसे कुछ है, लो ट्रेडिशनल सेंटर करके कुछ है, आ जाएगा कहीं पे तो मैं बता दूंगा, बट लोथल अभी न्यूज में था, इसलिए याद रखना ये भोगवा नदी पे है। 11 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग सूफी सेंट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो कौन कौन से सूफी सेंट पहले आए थे? तो यहाँ पे देखो, मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती तो सबसे पहले आए थे, 1192 में ही आ गए थे। पृथ्वीराज जब हारा था तो चौहान, तो उस समय ही ये आ गए थे, और उनके ये डिसाइपल थे कौन? बाबा फरीद थे। बाबा फरीद या फिर मोहम्मद औलिया कुछ नाम था इनका। और उसके बाद नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, इनका नाम था नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। और उसके बाद गेसू दराज, ये लास्ट थे जो कि डेक्कन में जाके बस गए थे, दक्कन में बेदार में, ये गोलकोंडा में, शायद गोलकोंडा में ये बस गए थे जाके। तो पहला ये चिश्ती परिवार के सारे लोग हैं, और मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले थे। तो फर्स्ट देखो कहाँ पे है, ये इसमें है फर्स्ट, फिर दूसरा यहाँ पे, फिर थर्ड नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, तो ये तीसरा का है, ये वाला चौथा ये। तो 11, आपका 11 का आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ किताब उल खराज। किताब उल खराज की ऑथर कौन है? तो पढ़ो एक बार दोबारा, किताब उल खराज क्या है? क्या निजामुल मुल्क तुसी थे? बिल्कुल नहीं थे, ये तो नहीं थे। जियाउद्दीन बर्नी थे? तो ये भी नहीं थे। निजामुल मुल्क नहीं था, जियाउद्दीन बर्नी नहीं था। अब दो हमारे पास ऑप्शन है। तो किसने लिखा था किताबुल खराज? तो ये लिखा था अबू याकूत ने। अबू याकूत एक ऑफिसर था इस सल्तनत टाइम पे, और उसने ही लिखा था ये किताबुल खराज। इसमें सारा जो जमींदारी वगैरह का, एकता वगैरह का सिस्टम था,
तो उसको इसने दर्ज किया था। और ये कौन थे? अबू याकत थे ना, जो इंडिया में आया था। ये काजी था। काजी था कहाँ का? बगदाद का। ये इंडिया में आया था उस समय, जब दिल्ली सल्तनत का टाइम था, उस समय ये आया था। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मॉनेटरी सिस्टम। अब देखो, ये ये जो क्वेश्चन है एंड मिडिवियल से है, तो मिडिवियल में जो मॉनेटरी सिस्टम था तो उससे ये क्वेश्चन है। सर्कुलेशन ऑफ प्योर अरबिक कॉइन स्टार्टेड। इसमें पूछ रहा है बेसिकली ना कि ये जो नीचे जो ये सब रूलर्स है, बलवन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, तो इनमें से किसके बारे में ये डिस्क्राइब कर रहा है तीनों स्टेटमेंट? सर्कुलेशन ऑफ प्योर अरबिक कॉइन स्टार्टेड। भारत में सबसे जो पहला अरबिक कॉइन कब स्टार्ट हुआ प्रचलन में? ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ मिंट ऑन कॉइन। तो जो कॉइन बनाने की संस्था होती है वहाँ पे, और उसका छपाई करना और फिर कैलिफ का नाम लिखना, मतलब खलीफा का नाम लिखना सिक्कों पे, ये किसने स्टार्ट किया था? तो ये सब सिक्का प्रेमी सबसे ज़्यादा इल्तुतमिश था। इसी ने जो ट्रेडिशनल पहले का था वो सब हटाया और एकदम मॉडर्न प्योर अरबिक स्टाइल सिक्के जारी किए। और ये इस्लामिक सिक्के ही नहीं थे, इस पे हिंदू मोटिव्स भी बनाया रहता था। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरा तरह कट्टर मुस्लिम था, रादर ये इसका सिक्के सेकुलर भी हुआ करते थे। और उसमें शिवा, नंदी, मतलब शंकर भगवान और बैल वगैरह का भी इसने मेंशन किया था, मूर्ति वगैरह बनाया था। 14th, by whom among the following was महाभारता translated into Persian under राजानामा? तो महाभारता का जो पर्शियन में ट्रांसलेशन हुआ है, मुगल दौर में ये हुआ था। तो मुगल दौर में किसने इसे ट्रांसफर किया था, ट्रांसलेट किया था? क्या अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया था? तो नहीं, इन्होंने नहीं किया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था? तो इन्होंने भी महाभारत को नहीं लिखा था। क्या अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा था? तो इन्होंने भी नहीं लिखा था। तो फरीजी ने लिखा था। ये जो महाभारत को ट्रांसलेशन किया गया था, पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किया गया था, तो पर्शियन फारसी में ट्रांसलेट किया था तो फैजी ने किया था। और ये अकबर के दरबार के एक ट्रांसलेटर थे उस समय के। नेक्स्ट, 15 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक और बात देख लो कि अबू फजल का जो नाम है, अबू फजल कहाँ गए? उन्होंने आईने अकबरी लिखा था। और ये फरीजी है, फरीजी ने रामायण महाभारता को ट्रांसलेट किया था। और रामायण को भी ट्रांसलेट किया था। तो रामायण को ट्रांसलेट किया था बदायूनी ने, ये रामायण को ट्रांसलेट किया था। फैजी ने महाभारत को और बदायूनी ने रामायण को ट्रांसलेट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ विजयनगर पीरियड? तो विजयनगर पीरियड में देखो, साम्राज्य तो इनका काफ़ी बड़ा था, विजयनगर साम्राज्य। तो उसमें जो प्रोविंसेस थे उसे बोला जाता था मंडलम। सबसे बड़ा साम्राज्य का जो इकाई होता था मंडलम बोला जाता था। मंडलम में भी छोटे छोटे यूनिट्स बना दिए थे तो उसे नाडु बोला जाता था। और नाडु के अंदर भी स्थल होता था और फिर स्थल के बाद ग्रामा होता था। तो ये है 15 का ए आंसर। नेक्स्ट, 16 नंबर क्वेश्चन। द टर्म अनाबली, मलिकी एंड सैफी रेगुलरली यूज ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये अनाबली, मलिकी, सैफी, ये सल्तनत पीरियड में बार बार यूज किया जाता था। ये क्या था? तो ये थे कंटेम्प्रेरी लॉज, कानून थे ये। आपको पता होना चाहिए कि ये जब खलीफा बने थे, क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग बगदाद में जो खलीफा था, उस समय
फिर ये 3 तरह के कानून लाए गए थे। और जो इंडिया में जो सुल्तान आए थे तो उन्होंने हनीफी ये हनाबली को चुना, हनीफी को स्कूल को चुना था, हनाबली जिसे बोल सकते हो, इसे चुना था। तो ये कंटेम्प्रेरी लॉ थे, इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक कानून। 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नादिर अल असर बाई जहांगीर। तो नादिर, आपको पता होना चाहिए कि अकबर के टाइम पे और जहांगीर के टाइम पे मुगल पीरियड का जो पेंटिंग का जेनिथ था, सबसे ऊंचा, मतलब सबसे अच्छे अच्छे पेंटर्स उस समय होते थे। तो नादिर अल असर जहांगीर ने किसे बोला? तो नादिर अल असर बोला था जहांगीर ने मंसूर को, अली मंसूर थे उन्हें बोला था। इन्हें टाइटल दिया गया नादिर अल असर। और एक और टाइटल इन्होंने दिया था, वो दिया था नादिर उल जमान, और ये दिया था अबुल हसन को, एक मंसूर को और एक अबुल हसन को। ये नादिर अल असर है जो मंसूर है, और नादिर उल जमान है, ये हैं अबू हसन। तो ये याद कर सकते हो आप। 18 नंबर, विच रेफरेंस टू धार्मिक स्तूपा कंसिडर द फॉलोइंग। तो ये धार्मिक स्तूपा है सारनाथ में। सारनाथ, सारनाथ कहाँ है? वाराणसी, बनारस में। सारनाथ बनारस में है, और बनारस में सारनाथ में धार्मिक स्तूपा है। धार्मिक स्तूपा कैसा है? तो ये ऐसा एकदम ऊंचा है, नॉर्मल स्तूपा जैसा नहीं दिखता है, ये काफ़ी डिफरेंट है ऐसे। इट वॉज बिल्ट बाई गुप्ता रूलर्स। क्या गुप्ता रूलर्स ने धार्मिक स्तूपा को बनवाया था? तो बिल्कुल सही है, गुप्ता रूलर्स के समय ही ये बना था धार्मिक स्तूपा। और इट इज़ बिल्ट ऑफ स्टोन ऑन हाई प्लेटफॉर्म। तो नहीं, ये अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ईंटे का दिखेगा, नॉर्मल ईंट का बना हुआ ये धार्मिक स्तूपा है। और जब इसकी खुदाई हो रही थी तो बेसिकली वहाँ पे लोगों को पता नहीं था कि ये स्तूप है। लोग यहाँ से ईंटें कबाड़ कबाड़ के घर लेके जा रहे थे। बाद में पता चला एक्सकेवेशन के बाद कि यहाँ पे बौद्धिस्ट संरचना है, और यहीं से मिला था हमारा जो नेशनल एम्बलम है ना, शेर वाला, 4 शेर वाला, क्या बोलते हैं, अशोक स्तंभ। तो यही धार्मिक स्तूप के ही कॉम्प्लेक्स से मिला था सारनाथ में। ज्योमेट्रिक शेप एंड फ्लोरल पेंटिंग हैव बीन यूज्ड इन इट्स डेकोरेशन। तो हाँ बिल्कुल, नीचे काफ़ी सजाया हुआ है इसका जो बाउंड्री। तो ये आपका हो जाएगा 1 और 3 आंसर 18 का ए। 19 का, विद रेफरेंस टू द पिलर ऑफ अशोकन पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो अशोकन पीरियड के जो पिलर्स हैं उसके हिसाब से कौन सा करेक्ट है? तो मेड ऑफ मोनोलिथ स्टोन, क्या एक ही स्टोन का बना है? तो हाँ बिल्कुल, ये इकट्ठा एक ही स्टोन का बना है, टुकड़ों में नहीं बनाया गया है। इंस्टॉल ऑन ए बेस पोस्ट, किया नीचे पहले एक बेस बना के, इसका जैसे आजकल प्लिंथ बनाया जाता है वैसे बना के इसे लगाया गया है। तो नहीं, ये डायरेक्ट ही ज़मीन में गड्ढा में गाड़ दिया गया था। एनिमल फिगरीन ऑन टॉप ऑफ पिलर, तो क्या इसके ऊपर एनिमल्स दिखते हैं? तो हाँ बिल्कुल दिखते हैं। सारनाथ वाला देखो, 4 शेर आपको दिखेगा, तो बिल्कुल है। सेम साइज फ्रॉम बेस टू टॉप, क्या ऊपर से नीचे तकला सेम साइज है? तो नहीं, सेम साइज नहीं है, ये ऐसे नीचे चौड़ा थोड़ा होता है और ऊपर थोड़ा पतला होता है ऐसे करके। तो ऐसे नहीं, इतना नहीं, थोड़ा सा कर्व इस तरह से है ये। तो ये गलत हो गया, तो आपका कौन सा आंसर आ गया? तो 19 का ए, 1/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में आ जाओ। तो 20 में 1 सेकेंड, यह 20, with reference to the religious belief prevalent in Indus Valley civilization, consider the following। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है। मदर गॉडेस हैज ए प्रोमिनेंट प्लेस इन इंडस रिलीजन। क्या मदर गॉडेस का यूज होता था वहाँ पे पूजा करने के लिए? तो हाँ बिल्कुल, मदर गॉडेस एक प्रोमिनेंट फिगर थी वहाँ इंडस वैली के। एनिमल सेक्रीफाइस वर मेड टू प्लीज द मदर गॉडेस। तो हाँ, इसके भी काफ़ी सारे सबूत मिले हैं, जैसे कि मोटिव्स में बनाया हुआ है सेक्रीफाइस करते हुए, बकरे की बलि देते हुए, वैसे है। संदर्भ पीपल यूज टू वियर एम्यूलेट्स टू गेट रिलीफ।
तो क्या वो जंतर मंतर पहनते थे इंडस घाटी के लोग? तो हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। तो ये तीनों आपका सही हो जाएगा, 20 का 4। विच ऑफ द फॉलोइंग रिविलियन इज मेंशन इन आनंद मठ रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? तो जब बंकिम चंद्र ने लिखा था तो इन्होंने सन्यासी रिवेलियन को अच्छे से कवर किया है, अपना जो आनंद मठ इस किताब है तो इसमें। तो बेसिकली ये जो सन्यासी रिविलियन हुआ था जब 1970s के लगभग में हुआ था, सॉरी 1770 के लगभग में हुआ था, मतलब इसी डिकेड में। और इसमें जो बंगाल के सन्यासी लोग हैं इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किया था। 22 का मॉर्निंग डे बंगाल। तो ये वाला आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है। तो मॉर्निंग डे मतलब शोक का दिन कब बंगाल में मनाया गया था? तो शोक का दिन मनाया गया था, इट वाज ऑन 16 ऑफ अक्टूबर, या 16 ऑफ अक्टूबर को शोक का दिन मनाया गया था। खिलाफत डे, खिलाफत डे कब मनाया गया था? तो खिलाफत डे मनाया गया था आपका 17 अक्टूबर को, बिल्कुल सही है। 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस। मॉर्निंग डे शोक दिवस 16 अक्टूबर को, ये वाला था 1905 के में मनाया गया था, ठीक है। और खिलाफत डे 17 अक्टूबर को मनाया गया था। 17 अक्टूबर ये लगभग 1920 के अराउंड में मनाया गया था, 1919 को, 1919। डायरेक्ट एक्शन डे, तो डायरेक्ट एक्शन डे आपको पता होना चाहिए, जिन्ना ने डायरेक्ट ही घोषणा कर दी थी कि 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाएगा, और इसी के नाम पे कलकत्ता में काफ़ी हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। डे ऑफ डिलीवरेंस, या इसे बोलते हैं लिबरेशन डे, तो ये कब इन्होंने, ये भी मुस्लिम लीग का ही है करना हुआ, डे ऑफ डिलीवरेंस। तो ये 22 दिसंबर को इन्होंने रखा था डे ऑफ डिलीवरेंस। और इनका ये इसलिए था कि इन्होंने घोषणा किया था कि कांग्रेस मुक्त मुस्लिम समाज, ऐसे कुछ। 22 दिसंबर को ये डे ऑफ डिलीवरेंस। तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? तो ये वाला 3 नंबर। नेक्स्ट 23 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? असैसिनेशन ऑफ प्लेग कमीशन रांड। तो रांड को किसने मारा था? तो रांड को चापेकर ब्रदर्स ने मारा था। ये 1897 की बात है शायद, या 1897 के लगभग में आपको मारा था। ये चापकर ब्रदर्स ने जो प्लेग कमिश्नर रांड था उसे मार दिया था। और असैसिनेशन ऑफ कर्नल वाइली, तो कर्नल वाइली को मदन लाल ढींगरा ने बिल्कुल मारा था, सही है। असैसिनेशन ऑफ सॉन्डर्स, तो सॉन्डर्स को किसने मारा था? तो सॉन्डर्स को मारा था उधम सिंह जी ने? नहीं, उधम सिंह जी ने सॉन्डर्स को नहीं मारा था, इसे सॉन्डर्स को मारा था भगत सिंह ने, और राजगुरु सुखदेव ये लोग थे मिले हुए, उधम सिंह नहीं थे। सॉन्डर्स को मारा था भगत सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, और यही था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। सॉन्डर्स को मारना मतलब ये सॉन्डर्स को नहीं मार रहे थे, किसी और को मारना चाह रहे थे, और इसी को बोला जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी केस। ये 1928 की बात है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, LAHOR, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में सॉन्डर्स को मार दिया गया था। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था ये जॉन सॉन्डर्स। नेक्स्ट, इसके बाद 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया डिड डलहौजी एनेक्स एज पार्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर? तो ये जो डलहौजी थे ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ये 1800 लगभग 1848 से अराउंड
हाँ, तो ये 1848 से बने थे गवर्नर जनरल, और ये अराउंड 1856 तक ये रहे थे। मतलब जो अगर ये 1857 की जो क्रांति थी उसके पहले ये रिटायर हो गए थे। तो 1848 में डलहौजी टेनियर में आते हैं, और इन्होंने आते ही बहुत सारे कारनामे किए, जैसे कि पंजाब को एनेक्स कर लिया, पंजाब को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया, बेरार को छीन लिया हैदराबाद के निज़ाम से पैसों के बदले में, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को हैदराबाद को पैसे देने थे, तो उन्होंने बदले में ज़मीन ही दे दी, पूरा बेरार ले लिया। और लोअर बर्मा, पेगू जिसे बोला जाता था, पेगू, तो इसे भी एनेक्स कर लिया था डलहौजी ने। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, डायरेक्ट 3 बड़े-बड़े क्षेत्रों को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया, एम्पायर को बढ़ाया, और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से भी काफ़ी सारे एरिया ऑक्यूपाई किया। लेकिन ये सिंध को इन्होंने कब्जा नहीं किया था, सिंध को इनसे पहले ही ले लिया गया था, और ये लिया गया था बाई लॉर्ड एलन ब्रो, लॉर्ड एलन ब्रो। तो ये लॉर्ड एलन ब्रो ने इनसे पहले ही ले लिया था सिंध को। ये 1843 की ही बात है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ये वाला। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रीटी एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये सब ट्रीटीज देखो, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ बसीन एंड सुगौली। तो कौन सा सबसे पहले हुआ? तो ट्रीटी ऑफ मद्रास सबसे पहले हुआ, जब ये वाला, जब हैदर अली सेना लेकर चल जाता है मद्रास के फोर्ट पे, और वहाँ पे हरा देता है। तो फर्स्ट इसका फर्स्ट देखो कहाँ पे है। फिर इसके बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होता है, क्योंकि जो ब्रिटिश है, जो कि ट्रीटी जो ऑफ मद्रास है, इसको पालन नहीं कर रहे होते, तो हैदर अली गुस्साया जाता है और हमला कर देता है। तो ये है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। और ट्रीटी ऑफ मद्रास बेसिकली हुआ था 1769 में हुआ था, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 84 में हुआ था, 1784 में। उसके बाद ट्रीटी ऑफ बसेन हुआ था, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ था। तो ट्रीटी ऑफ बसेन 1802 में हुआ था, और ये इसलिए हुआ था क्योंकि पेशवा ने जो यशवंत राव होलकर के भाई को मार दिया था, भिट्टू जी, और उसके बाद वो भाग गया था अंग्रेज़ों के पास। तो वहाँ पे फिर ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ बसेन, अंग्रेज़ों ने प्रोटेक्शन उसे दिया। एंड देन ट्रीटी ऑफ सुगौली, ये ट्रीटी ऑफ सुगौली नेपाल के साथ हुई थी, नेपाल के साथ, जिससे अंग्रेज़ों को अधिकार मिल गया था नेपाल में उनके जो लोगों को इंग्लिश आर्मी में भर्ती करने को लेके। तो ये था कुछ ट्रीटी ऑफ सुगौली, और इनका ये वाला था 1816 में हुआ था, 1816। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, कौन सा? ये वाला, ए। 25, 26। Which reference to the Congress League Agreement, which of the following statement in this Hindu and Muslim were accepted as separate political unit? क्या कांग्रेस और लीग का जो एग्रीमेंट हुआ था 1916 में, तो उसमें हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग पॉलिटिकल एंटिटी माना गया था। तो ये बिल्कुल सही है, अलग अलग ये पॉलिटिकल पहली बार मान लिया गया था, और यहीं से झगड़ा शुरू होता है, क्योंकि जब अलग अलग मान ही लिए तो अलग अलग देश भी चाहिए, तो ऐसा ही यहाँ से शुरू होता है 1816 से ही, 1916 से, लखनऊ पैक्ट का जो टाइम था तब। मदन मोहन मालवीय वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस एग्रीमेंट। तो हाँ, मदन मोहन मालवीय कुछ ही लोगों में से थे जिन्होंने इसका विरोध किया था कि धर्म के नाम पे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों सही है। 26 का सी। अब 27 में आ जाओ। मैच द फॉलोइंग, ये फिर है कलकत्ता मदरसा। तो कलकत्ता मदरसा को किसने इस्टेब्लिश किया? कलकत्ता मदरसा, इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय वारेंट हेस्टिंग। वारेंट हेस्टिंग वो गवर्नर जनरल, गवर्नर जो थे बंगाल के, इन्होंने ये
कलकत्ता मदरसा बनाया था, और इन्होंने एक और पॉलिसी लाई थी, क्या, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ये वारंट हेस्टिंग का ही था। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो ये सर विलियम जॉन्स का ही है। और संस्कृत कॉलेज, तो संस्कृत कॉलेज जोनाथन डक्कन ने इसे बनाया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज ये लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था, ताकि इंग्लिश जो मतलब जो ऑफिसर हैं उन्हें ट्रेन किया जा सके, सिविल सर्वेंट्स को। तो ये आपका हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, तीसरा नंबर 22 का। 28, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कौन नहीं थे कांग्रेस समाजवादी पार्टी में मौजूद। तो आपको पता होना चाहिए जयप्रकाश नारायण एकदम थे इसमें, ये सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी। तो और चित्तरंजन दास, तो ये नहीं थे, चित्तरंजन दास नहीं थे। आचार्य नारायण देव थे, ये प्रेसिडेंट ही थे। अच्युत पटवर्धन, तो ये भी थे, और चित्तरंजन दास उस समय नहीं थे। विथ रेफरेंस टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बंगाली एंड संजीवनी मैगजीन स्ट्रांगली अपोज बंगाल पार्टीशन इन 1903। क्या बंगाली और संजीवनी मैगजीन ने बंगाल का जो पार्टीशन प्लान था उसे अपोज किया था? तो हाँ, बिल्कुल इसे अपोज किया था, तो ये सही है। नेक्स्ट, इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ बंगालीज इन ओरिजिनल बंगाल एंड मेक देम माइनॉरिटीज। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। अगर देखो, ये बंगाल का एरिया बहुत बड़ा था, और बंगाल में सिर्फ बंगाली नहीं बोली जाती थी उस समय बंगाल में यहाँ पे बंगाली बोली जाती थी, और इधर एक कोना में बंगाली बोली जाती थी। ब्रिटिश का काम था कि उन्होंने बीच से डिवाइड कर दिया, तो इसमें जो बंगाली बोलने वाले लोग थे वो कम गए, क्योंकि यहाँ पे हिंदी बोलने वाले बिहार का जुड़ गए, बिहार झारखंड वाले एरिया में, और उड़िया बोलने वाले भी लोग इस समय ये ईस्ट बंगाल में आ गए, वेस्ट बंगाल में आ गए। और ईस्ट बंगाल जो आज का बांग्लादेश साइड है, तो उस साइड मुस्लिम्स हो गए, और हिंदू कब छोटे हो गए, छोटी संख्या में, और प्लस में असमीज बोलने वाले लोग हो गए, और पहाड़ी लोग जो ट्राइबल्स लोग थे, तो बंगालियों की संख्या कम गई थी। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो ये दोनों हो जाएगा आपका सही। इसका कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आता है आपका ये वॉवेल प्लान। ये वॉवेल प्लान सबसे पहले आता है, और उसके बाद ये वॉवेल प्लान 1945 में आता है, और कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आता है। और उसके बाद एटली, जो क्लेमेंट एटली है, वो अनाउंस करते हैं कि अब इंडिया ये 47 में अनाउंस करते हैं कि अब ब्रिटिश इंडिया छोड़ देंगे। और फिर फाइनली माउंटबेटन का जो प्लान है उस पर वर्क किया जाता है, ये मई 1947 में आता है। तो ये था फरवरी का। तो माउंटबेटन के प्लान के हिसाब से ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, एंड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो ये है आपका, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले कौन था? वॉवेल प्लान। तो 2 नंबर कहाँ है? ये वाला। और इसमें लास्ट में क्या होगा? तीसरा, तो ये चौथा नंबर आ जाएगा आपका, ये आंसर। 31 के, विथ रेफरेंस टू वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो लॉर्ड वेलेस्ली का मैंने बताया सब्सिडरी अलायंस था, और ये 1898 के लगभग में उस समय का बात है, जब फ्रांस में नेपोलियन का राज शुरू हो गया था, और वेलेस्ली को लग रहा था कि अब ये फ्रांसीसी सेना इंडिया की तरफ आ सकती है। तो उनसे बचने के लिए वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस बना दिया, और ये इम्पोज कर दिया गया इंडियन प्रिंसेस पे। तो ये देखो ऑप्शन, ब्रिटिश आर्मी वाज डिप्लॉयड इन द स्टेट दैट एक्सेप्टेड द ट्रीटी। तो हाँ, बिल्कुल इस ट्रीटी का मकसद ही था कि ब्रिटिश आर्मी को डिप्लॉय करना।
ब्रिटिश विल गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ अलाइड स्टेट। हाँ बिल्कुल, सिक्योरिटी प्रदान करना था इसका प्राइम एम, और राजाओं ने इसीलिए इसे स्वीकार किया क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके अंदर से ही कोई राज परिवार की हत्या कर देगा या कोई दुश्मन होगा या फिर बाहर से कोई राज अटैक कर देगा, तो इससे बेटर है कि ब्रिटिश के शरण में चले जाओ। तो ये दोनों सही था। एन अलाई स्टेट कुड मेक ए ट्रीटी विथ एनी रूलर बट नॉट वार। तो ये भी सही है, ये वाला भी सही है। सॉरी एन एलाई स्टेट कुड मेक ए ट्रीटी विथ एनी रूलर बट नॉट वॉर। ये गलत है क्योंकि कोई ट्रीटी नहीं बना सकता है बिना ब्रिटिश को पूछे, वो ट्रीटी नहीं बना सकते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, इसका बी, क्योंकि ये ट्रीटी पे ही रोक थी ना सीधा सीधी। 32 में आ जाओ। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट मर्ज्ड अंडर डलहौजी। डलहौजी ने कैसे स्टेट्स को मर्ज किया और सबसे पहले कौन सा स्टेट को मर्ज किया था, तो ये वाला अब बताओ कौन सा स्टेट को सबसे पहले इन्होंने मर्ज किया। सबसे पहले स्टेट को मर्ज किया था वो संबलपुर सतारा शुरू होता है, सबसे पहले इन्होंने मर्ज किया था ये वाला संबलपुर, फिर सतारा, और उसके बाद नहीं, सबसे पहले सतारा था, इसमें नहीं है तो ठीक है। सतारा, फिर संबलपुर, उसके बाद किया था इन्होंने बागत, बाघट, उदयपुर एंड देन झांसी। झांसी को सबसे लास्ट में, और ये झांसी 1853 में हुई हो गया था, 4 साल के बाद क्रांति होती है। तो सतारा सबसे पहले, फिर संबलपुर, संबलपुर इसमें ऑप्शन सतारा ऑप्शन में नहीं तो संबलपुर, तो ये वाला, इसके बाद बागट के बाद उदयपुर और फिर लास्ट में झांसी, तो ऑप्शन हो जाएगा 4। विद रेफरेंस टू द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 कंसिडर द फॉलोइंग। नेहरू रिपोर्ट वाज डिक्लेयर्ड कैंसिल। हाँ बिल्कुल, नेहरू रिपोर्ट जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था और उसमें बोला गया था कि इंडिया है जो डोमिनियन स्टेटस को मांगता है। तो 1929 में उनके ही बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, उस समय चेयर करते हैं, तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रख दी थी 1929 में। कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इसी के बेसिस पे नेहरू रिपोर्ट कैंसिल कर दिया जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। पूर्ण स्वराज वाज सेट एज द एम ऑफ नेशनल मूवमेंट, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। तो आपका हो जाएगा आंसर 1 और 2। 34 का, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज पुट एन एंड टू द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। पहला एंग्लो मराठा वॉर को कौन सा ट्रीटी खत्म करता है, तो ये है ट्रीटी ऑफ सालवाई। देखो सबसे पहले ट्रीटी ऑफ सूरत हो जाता है, ट्रीटी ऑफ सूरत हो जाता है क्योंकि जो वो रघुनाथ राव रहता है वो जाके मिल जाता है ब्रिटिश के साथ, तो वो ट्रीटी ऑफ सूरत करता है। तो वहाँ से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ये युद्ध शुरू हो जाता है और ट्रीटी ऑफ सालवाई पे ख़त्म हो जाता है। पैंतीस नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग गांधीयन लीडर कंडक्टेड साल्ट मार्च फ्रॉम कालीकट टू पेन्नार ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो कौन से गांधीयन लीडर थे जिन्होंने ये किया था, पेन्नार रिवर से लेके कालीकट तक यात्रा की थी साल्ट मूवमेंट में। तो ये इनका नाम था आपका के कलप्पन। के कलप्पन जी थे, इन्होंने ही लीड किया था। छत्तीस का, विच अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। तो डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी को कौन
लीड कर रहे थे, तो ये आपका हो जाएगा ये रामास्वामी नाइकर, यही थे डिप्रेस्ड क्लास के मसीहा बोल सकते हो। तो ये बंदे थे। 36 का आ जाएगा आपका बी, सॉरी बी आर सिंधे थे डिप्रेस्ड क्लास। ये भी रामास्वामी नाइकर डिप्रेस्ड क्लास के फेवर में तो थे और ये साउथ इंडिया में कर रहे थे, बट डिप्रेस्ड क्लास मिशन के बारे में है, मिशन सोसाइटी के बारे में, तो ये बी आर सिंधे ने बनाया था। नेक्स्ट 33 नंबर, इंडियन स्ट्रगल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंडियन स्ट्रगल है ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस का जी का है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट अपोज साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का अपोज किसने नहीं किया था? जस्टिस पार्टी ने नहीं किया था, और सिख यूनियन ने नहीं किया था, और अनटचेबल फेडरेशन ने भी नहीं किया था, और मुस्लिम लीग भी नहीं किया था, बट हिंदू महासभा ने और कांग्रेस ने इसका बॉयकॉट किया था। तो देख लो कौन सा हो जाएगा दो को छोड़ के, तो दो को छोड़ के तो इसमें नहीं है, 1 3 4 आंसर आ जाएगा। महात्मा गांधी विड्रू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आफ्टर बीइंग हर्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये चौरी चौरा का जो हत्याकांड हुआ था उससे हर्ट हो गए थे। 40 का मैच द फॉलोइंग है, तो इसमें बताओ कि कौन सा सही है, करेक्टली मैच्ड है पेयर्स। तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन या शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन, ये किसने बनाया था? इसे बनाया था बी आर अम्बेडकर जी ने, तो ये तो गलत हो गया पहला। सेकेंड है जस्टिस पार्टी, तो जस्टिस पार्टी की नींव रखी थी, ये वाला बनाया गया था आपका जस्टिस पार्टी साउथ इंडिया में, चेन्नई वाले एरिया में, मद्रास में। तो ये बना था डॉक्टर नतेशा मुदलियार, डॉक्टर एन मुदलियार ने बनाया था, डॉक्टर एन मुदलियार ने बनाया था जस्टिस पार्टी। तो ये वाला भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे बी आर अम्बेडकर लिखा हुआ है, ये गलत। नेक्स्ट वन इज इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन किसका है? तो ये वाला है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन जी का ही है, तो ये बिल्कुल सही है। सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग किसका है? तो ये वाला एनएम जोशी जी का है। एक बार और दोबारा रिवीजन कर लो। शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन बी आर अम्बेडकर जी का, जस्टिस पार्टी एन मुदलियार का, और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन का, सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी का। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंडक्ट कास्ट बेस्ड सर्वे। तो कास्ट बेस्ड सर्वे आपको पता है बिहार में ही हुआ है। द कैंपेन ऑपरेशन चक्रा 2 स्टार्टेड बाई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो चक्रा ऑपरेशन है ये साइबर क्राइम से रिलेटेड है, सीबीआई ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में हमें जाना है, तो लेट्स सी कहाँ है। स्टैचू ऑफ ऑनेस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसमें ही छिपा हुआ है कोड। ऑनेस का मतलब एक, और जो एकतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आपका आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही दिया था कि अद्वैतवाद जिसे बोलते हैं ना, अद्वैतवाद या एकतावाद, तो उसका सिद्धांत दिया था आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। तो उसी पे ये है क्वेश्चन 43 का। और इनकी मूर्ति भी बनाई गई थी, स्टैचू ऑफ ऑनेस जिसे बोला जाता है। और अगर ये पूछे तो ये स्टैचू ऑफ ऑनेस कहाँ है, तो ये वाला स्टैचू आपको मिलेगा, ये ओमकार माउंटेन में मिलेगा, और ये मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में ये स्टैचू है, स्टैचू ऑफ ऑनेस। By which year has India set the target of eliminating lymphatic filariasis?
तो फिलेरियसिस एक बीमारी है जिसमें हाथी पाँव जिसको बोलते हैं ना, हाथी पाँव, पैर एकदम बहुत बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। तो लिम्फेटिक नोड्स में प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पे फिलेरियसिस नाम का वॉर्म पैदा हो जाता है और ये मच्छर के काटने से होता है। तो ये वाला है 44 का आपको आंसर हो जाएगा। 2028 तक इंडिया ने एलिमिनेट करने का टारगेट रखा है, सॉरी 28 नहीं 27 ही तक रखा है। तो ये अगले 3 साल में एलिमिनेट कर देगा इंडिया। 45 का द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस का क्या नाम है? तो अभी इसका नाम बदल के संविधान सभा रख दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज फूड एनिमल इन सितंबर 2023? तो मिथुन को फूड एनिमल बना दिया गया है। मिथुन क्या है? तो ये एक जंगली गाय है, जंगली गाय है, ठीक है, जंगली गाय की प्रजाति है और ये गाय जैसी ही है। तो अगर ये जंगली है तो लोग कैसे खा सकते हैं? तो मैं सीधा बताता हूँ, ये जो जंगली गाय है नॉर्थ ईस्ट के इलाके में मिलती है, उत्तर पूर्व भारत में 7 राज्य आ जाते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली ये पालता कोई नहीं है, बट ये इंसानों की बस्तियों के आसपास ही ये जंगली गाय रहती है। तो लोग आपस में बंटवारा कर लेते हैं कि वो गाय हमारी, वो उसकी और वो फलाना की, और लोग बस नज़र रखते रहते हैं और गाय जंगल में से चरते रहती है। और जब इसे बेचना होता है तो ये ज़बरदस्ती पकड़ के लाते हैं और बेचते हैं, या फिर जब खाना होता है तो ज़बरदस्ती काट के खाते हैं। तो इसे फूड एनिमल बना दिया गया था मिथुन को सितंबर 2023 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट इन सितंबर 2023? तो ये शोर टेम्पल, महाबलीपुरम का जो शोर टेम्पल है तमिलनाडु का, वह उसे बनाया गया था फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेशनल आइकन बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2023? तो इसे बनाया राजकुमार राव को बनाया गया था। ये अगले 3 सालों के लिए है, अभी तक इलेक्शन का कैंपेन कमिश्नर ने अपॉइंट किया था इन्हें, इलेक्शन कमीशन ने, नेशनल आइकन। व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया सिक्योर्ड इन द मेडल टैली इन एशियन गेम्स? तो एशियन गेम्स जो हुआ था 2023 में, उसमें चौथा पोजीशन इंडिया ने होल्ड किया था। पहला चाइना था, दूसरा था जापान और तीसरा था साउथ कोरिया और चौथा था इंडिया। तो ये था इंडिया का स्कोरिंग रैंक, और ये 2023 में ये सब गेम्स हुए थे। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन सिस्टम का? तो इसका नाम है इंद्रजाल। द टर्म मशक यूज्ड इन मौर्यन पीरियड रेफर्स टू? तो मशक किसका नाम है? तो मशक नाम है आपका कॉपर कॉइन का, सिक्कों का नाम है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ इंडस रिवर? कौन सा पोर्ट है जो कि सिंधु नदी के मुंह पे बना हुआ था? तो इसमें बारबारिकम, ये ग्रीक सोर्स पे पता लगता है कि ये नाम का कोई शहर था और यहीं पे पोर्ट था, बंदरगाह था बारबारिकम, जो सिंधु नदी के मुंह पे था। ताम्रलिपि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये ताम्रलिपि बंगाल में है, और इसका जो रीजन है उसे बोला जाता है आपको तामलुक डिस्ट्रिक्ट, तामलुक बंगाल का। और यहाँ ताम्रलिपि फोर्ट एक किला हुआ करता था। अब मुजिरिस, देखो ये मुजिरिस चेरों की राजधानी थी, चेरा, जो केरला के जो लोग थे होते थे ना राजा, तो उनका पोर्ट था ये चेरा का, मुजिरिस। और बेरी गाजा कहाँ है? तो बेरी गाजा ये गुजरात में है, गुजरात में ये पोर्ट था। और ये सारे नाम मान के चलो तो ग्रीक वगैरह हैं, ग्रीकों से संबंध है। नेक्स्ट, गुप्ता पीरियड के कोई ऑफिशियल थे, उनका नाम था, मतलब उनका पोजीशन का नाम था ध्रुव अधिकारण। तो ये जो पर्सन था ये लैंड टैक्स को कलेक्टर था, जमीन का जो कर वसूलता था वो था। 54 का फर्स्ट इंस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे अशोकन इंस्क्रिप्शन की बात कर रहा है। तो ये वाला फर्स्ट इंस्क्रिप्शन
आपको बिल्कुल पता होगा कि क्योंकि पहला इंस्क्रिप्शन ही बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ किलिंग लिविंग बीइंग्स, मतलब जीवित वस्तुओं को, जीवित जानवरों को मारने पे ये लगाया था प्रतिबंध, अहिंसा वाला था ये फर्स्ट इंस्क्रिप्शन। दूसरा इंस्क्रिप्शन है जो कि पब्लिक वर्क पे, मतलब जो अच्छे काम है वो करने पे ये फोकस करता है। और पांचवा इंस्क्रिप्शन है जो कि बोलता है कि 54 का ये जो पांचवा इंस्क्रिप्शन है जो कि आपको बताएगा अपॉइंटमेंट ऑफ महामात्याज, जो धर्म को देखते थे ना उनके बारे में है ये। तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ महामात्याज के बारे में बात करता है। महामात्याज अशोका ने काफ़ी अपॉइंट किए थे जो कि देखते थे। और छठा जो इंस्क्रिप्शन है जो कि राजा को जाके बताएगा, इन्फॉर्म करेगा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं, उस पे था ये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, $55 अल्बर्ट सेंट वर द ओरिजिनल प्रमोटर ऑफ वैष्णविज्म, बिल्कुल सही है। इन साउथ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन दिस सेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि 12 अल्बर्ट सेंट थे, 12 टोटल नंबर में थे। और नैनार जो होते थे जो कि शिव की पूजा करते थे वो 63 थे, 63 थे। तो ये जो 12 लोग थे इनमें से कौन कौन थे, तो पांड्यन किंग कुलाशेखरा थे, तो हाँ ये बिल्कुल अलवर थे, विष्णु के पुजारी थे। अंदल अंदल भी बिल्कुल विष्णु के पुजारी थे। और नान समंदर और सुंदर मूर्ति इनमें से कौन थे, तो इनमें से आपको कोई नहीं मिलेंगे, ये दोनों के दोनों थे आपका नैनार, ये दोनों नहीं थे। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। नान समंदर और सुंदर मूर्ति ये दोनों नैनार थे, शिव की पूजा करने वाले। और पांड्यन किंग कुलाशेखरा और अंदल ये दोनों अलवर थे। अमोघ वृत्ति, अमोघ वृत्ति किसने लिखा था, अमोघ वृत्ति लिखा था सक्तायन ने, सक्तायन ने। अमोघ वृत्ति सक्तायन ने लिखा था। और कवि राजमार्ग ये अमोघ वर्षा ने लिखा है। और गणित सार संग्रह ये लिखा है आपका महावीर चार्य ने ही लिखा है, गणित सार संग्रह। और आदि पुराना जिनसेना ने ही लिखा है। तो ये आपका हो गया आंसर कौन सा, तो डी का 4 कौन सा है, ए का 2, ये वाला आंसर हो गया। तो एक बार और याद कर लो कि अमोघ वृत्ति जो बुक है उसको लिखा है सक्तायन ने, कवि राजमार्ग ये लिखा है अमोघ वर्षा ने, और गणित सार संग्रह ये महावीराचार्य ने, और आदि पुराण जिनसेन ने लिखा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट, तो हाँ बिल्कुल यहाँ पे नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट थी, लिखने की कला थी, इन्हें पता था क्या लिखा जाता है। ऑक्स इज ए सेक्रेड एनिमल एंड रिवर्स्ड एनिमल, तो हाँ ये बैल थी जो कि सेक्रेड थी। अर्बन एंड ट्रेड ओरिएंटेड सिविलाइजेशन, तो हाँ बिल्कुल ये अर्बन और सिविलाइजेशन थी, मतलब शहर बना हुआ था पूरा का। यूज ऑफ स्टोन ब्रॉन्ज एंड आयरन टूल्स, तो स्टोन का यूज करते थे, ब्रॉन्ज का भी करते थे, बट आयरन का ये नहीं करते थे क्योंकि आयरन उस समय पैदा ही नहीं हुआ था। तो 1, 2 एंड 3। From which of the following pillar inscription of the Gupta period the description of Skandagupta's battle with Huna is found, तो ये वाला यहाँ पे मिलता है स्कंदगुप्ता के बारे में बिलसाद पिलर इंस्क्रिप्शन से। यहाँ से पता चलता है कि स्कंदगुप्त थे जो हुनों के साथ भी लड़े थे और पुष्यमित्राज के संग भी लड़े थे। पुष्यमित्राज, पुष्यमित्राज बेसिकली ये राजा का नाम नहीं है, बट ये ट्राइब्स का नाम है, ट्राइब्स का जो विंध्यन रेंज में ट्राइब्स रहते थे उनका नाम था ये पुष्यमित्राज। तो ये आपका हो गया
सॉरी, बिलसाद नहीं, आई एम सॉरी, बिलसाद नहीं, ये भितरी पिलर इंस्क्रिप्शन है। बिलसाद वाला ये कुमार गुप्त का है, कुमार गुप्त का। बिलसाद पिलर कुमार गुप्त का है। भितरी पिलर है जो कि स्कंद गुप्त का है। मेहरौली पिलर है चंद्रगुप्त द सेकेंड का है। कहोअम पिलर जो ये है, ये वाला आपका मिलेगा लैटर गुप्ता का है, बाद में गुप्ता इरा के बाद का है ये। तो भितरी याद रखना, भितरी स्कंदगुप्त से सीधा रिलेटेड है, मेहरौली चंद्रगुप्त से, और बिलसाद कुमार गुप्त से। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द रूलर्स ऑफ पाला डायनेस्टी? तो पाला डायनेस्टी के रूलर्स, तो सबसे पहले आपको पता है गोपाल आता है, गोपाल के बाद धर्मपाल आते हैं। तो गोपाल तो है नहीं, तो धर्मपाल देखो कौन सा होगा, दो कहाँ पे है, तो ये रहा। दो के बाद धर्मपाल का बेटा देवपाल, बिल्कुल है। देवपाल के बाद विग्रहपाल आते हैं, विग्रहपाल 1 2 सब आता है। उसके बाद महीपाल जो कि हार गया था राजा राजेंद्र चोला से। उसके बाद राजेंद्र चोला ने नाम रखा था गंगई कोंडा चोलापुरम शहर का नाम, और गंगई कोंडा चोल अपना नाम रख दिया था। तो ये महीपाल था, जिसके बाद से ये पाल डायनेस्टी खत्म होने लगती है। 60 का, द टर्म नानादेशी यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया रेफर्स टू। तो नानादेशी क्या है? तो नानादेशी है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड क्राफ्टमैन। पहले के ज़माने के लोग, पहले ज़माने में लोग जो व्यापारी होते थे वो अपने साथ सैनिक लेके चलते थे। तो जो सैनिक लेके चलते थे उसी को बोलते हैं नानादेशी। नानादेशी ये ऑर्गेनाइजेशन होती थी, और ये सैनिक लेके जाते थे ट्रेडर्स के साथ, व्यापारियों के साथ। तारीख फिरोज शाही, तो ये किसने लिखा है? तो आपको पता होगा, शम्स फिराज ने लिखा है, शम्स सिराज असीफ। तो तारीख फिरोज शाही, शम्स सिराज असीफ। फतवा ए जहानदारी ये जियाउद्दीन बर्नी का है। ताज उल मुसूफ, तो ये ताज उल मुसूफ आपका है, ताज उल मुसूफ ये वाला है, एक मिनट बोल रहा हूँ, तो ये वाला है हसन निजामी का है शायद, ये हसन निजामी का, और किताब उल जामनी उतवी का है। तो ये याद कर लो एक बार। तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज असीफ का, और फतवा जहानदारी जियाउद्दीन वर्नी का। ताजुल मुसीफ ये हसन निजामी का, और किताब उल यामिनी उतवी का। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस डिड बलबन अपॉइंट ऑफिसर नेम्ड ख्वाजा? ख्वाजा का काम क्या था? तो ख्वाजा बेसिकली इक़्तिदारों को पे कंट्रोल रखता था, ये नज़र रखता था, क्योंकि इक़्तिदार अपनी मनमानी करने लगे थे। तो बलबन ने डायरेक्ट ही अपनी तरफ से एक ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया, और उसका काम था कि वो अच्छे से देखे, मतलब अच्छे से क्या कर अच्छे से वसूला जा रहा है या नहीं, और क्या कोई करप्शन कर रहा है। नेक्स्ट वन, तो 63 का अब आ जाओ। तो 63 में क्या है? तो ये है आपका, पूछ रहा है कि अकबर ने कैसे जीते थे, सबसे पहले किसे जीता था, क्रोनोलॉजिकली बताइए। तो अकबर ने सबसे पहले जीता था, ये आपका मेवाड़ को जीता था, मालवा सॉरी मारवाड़ को, एक मिनट, अकबर ने सबसे पहले जीता था, मालवा को जीता था। हाँ, ये मालवा को जीता था, क्योंकि आगरा के बगल में है ना, ये मालवा को जीता। मालवा को जीतने के बाद इन्होंने मेवाड़ को जीता, मेवाड़ राणा प्रताप वाला। उसके बाद इन्होंने जीता था मारवाड़ को, और फिर लास्ट में ये गुजरात को जीते थे। तो इस गुजरात की जीत के बाद, गुजरात को जीतने के लिए अकबर खुद गया था, और उसके बाद ही बुलंद दरवाज़ा बनाया गया। तो ये है मालवा, फिर मेवाड़, फिर मारवाड़ और गुजरात। ये है आपका, मालवा से स्टार्ट किया, मेवाड़ गया दूसरा, और तीसरा मारवाड़ एंड गुजरात।
द मुगल पीरियड टर्म वकिया नवीस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बकिया नवीस बेसिकली लिखने वाले होते थे, मतलब ऑथर काइंड ऑफ, जो मुगल कोर्ट में हमेशा मौजूद रहते थे और जो भी कोर्ट में होता था उसे वो नोट करते थे। कोर्ट राइटर का ये काम था, वकिया नवीस। द टर्म विलायत यूज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शेर शाह। तो विलायत मतलब ये दूर दराज के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को बुलाया जाता था, जो अलग अलग बहुत दूर दूर पे होते थे, तो उसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लोकेटेड रिमोट एरिया को विलायत बुलाया जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर ऑफ साउथ इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन बैटल ऑफ तलाईकोटा। तो बैटल ऑफ तलाईकोटा में अहमदनगर पार्टिसिपेट किया था, बीजापुर भी किया था, गोलकोंडा भी किया था, बट बेरार नहीं किया था। तो बेरार आंसर आ जाएगा आपका। और बेरार इसलिए नहीं किया था क्योंकि गोलकोंडा से इसकी दुश्मनी थी और गोलकोंडा जब पार्टिसिपेट किया तो बेरार नहीं किया। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट आर नॉट कंपोज्ड बाय कृष्ण देव राया। तो कृष्ण देव राया ने अमुक्ति मंडलम कंपोज किया है, बिल्कुल सही है। उषा परिणयम ये भी किया था, जम्बावती कल्याणम ये भी किया था। ये दोनों संस्कृत में लिखा है, उषा परिणयम एंड जम्बावती कल्याण ये दोनों। और अमुक्त मंडला ये तेलुगु में लिखा था। मनुकरिता ये इन्होंने नहीं लिखा है, ये इनके ही एक नवरत्न जो हुआ करते थे कृष्ण देव राय के कोर्ट में, तो उन्होंने लिखा था और उनका नाम था शायद अल्लासनी पेदाना। अल्लासनी पेदाना ये लिखा था। मनु चरित्रा, मनु का चरित्र, मनु चरित्र अल्लासनी पेदाना ने लिखा था। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज लेवल। तो ये आप असर्शन में बताओ। वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम हड़प्पा सिविलाइजेशन आर ऑर्डिनरी क्वालिटी। तो जो भी युद्ध जैसा सामान मिला है वो क्या ऑर्डिनरी क्वालिटी के हैं। तो हाँ, नॉर्मल से चाकू छुरा वगैरह है, मतलब ज़्यादा एडवांस नहीं मिला है। तो इसका मतलब क्या है कि पीपल ऑफ हड़प्पा वो पीस में रहना पसंद करते थे और मटेरियल कंफर्ट पे ज़्यादा ध्यान देते थे। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये शहरी सभ्यता थी और लड़ाई झगड़ों से इनका दूर दूर तक नाता नहीं था। तो ये दोनों सही है। तो आपका हो जाएगा आंसर ए, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बौद्धिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी ऑफ वेदा, तो बुद्धिज्म ने कभी भी वेदा को एक्सेप्ट नहीं किया। डिनायल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, तो हाँ बिल्कुल इन्होंने डिनाई किया कि कोई सोल वगैरह आत्मा वगैरह नहीं होती। निर्वाणा मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। निर्वाण एक बार अटेंड कर लो तो उसके बाद जन्म बार बार लेने की जरूरत नहीं है। ये दोनों सही है, 2-3। सेवेंटी का विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। नीति व्याकर अमृत, तो ये किसने लिखा था। तो नीति व्याकर अमृत ये है आपका सोमदेव सुरुई का, ये बिल्कुल सही है। सोमदेव सुरी नीति व्याख्या अमृत सोमदेव सुरी का है। और कथा सरित सागर ये सोमदेव इनमें भी सोमदेव है और सोमदेव भट्ट है, भैरवी नहीं है, सोमदेव भट्ट। सोमदेव भट्ट ने लिखा है कथा सरित सागर। और नीति व्याख्या अमृत ये लिखा है सोमदेव सूरी ने। बृहत कथा मंजरी ये लिखा था, बृहत कथा मंजरी ये लिखा है, इसे लिखा गया था कसमेंद्रा नहीं, कसमेंद्रा ये वाले नीचे वाले कसमेंद्रा। और नीति सारा एक कमंदका का टेक्स्ट है, कमंदक, कमंदक का नीति सार। 71 का विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन एंड अरेंज गिवन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन आया। सबसे पहले ब्रह्मा समाज आया था, ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन राय वाला। उसके बाद एक पे एक समाज बनते गए।
उसके बाद कौन सा बना, तो उसके बाद पहला बना बेद समाज, ठीक है, ये बेद समाज बना। और बेद समाज के बाद आपका बना आर्य समाज, सॉरी प्रार्थना समाज। बेद समाज के बाद प्रार्थना समाज, और उसके बाद आर्य समाज बना, और उसके बाद सेवा सदन लास्ट में बना था। और सेवा सदन को बनाया था, क्या नाम था उनका, सेवा सदन बहराम जी मलवारी ऐसे कुछ नाम था, बहराम जी एम मलावारी सेवा सदन 1908 में ये बना था। और आर्य समाज तो पहले ही बन गया था 1975 में ही, दयानंद सरस्वती बना दिए थे। प्रार्थना समाज बन गया था आपका और पहले, ये 1867 में ही, ये वाला 1864 में। सारे रिफॉर्म संगठन थे। Which statement is not correct about Gandhi Irwin Pact? Congress accepted to end the civil disobedience movement. तो बिल्कुल हाँ, कांग्रेस एक्सेप्ट किया था कि इंड कर देगा, तो ये सही है, बट इसमें नॉट पूछ रहा है तो ये गलत के बारे में पूछ रहा है। ऑर्डर वाज गिवन टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर, तो हाँ, पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज कर देने का ऑर्डर था, बट नॉट, इन्हें नहीं, क्या बोलते हैं, तो मिलिटेंट प्रिजनर थे उन्हें नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल को। परमिशन वाज गिवन टू स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो यहाँ पे नहीं, ऐसा कोई परमिशन नहीं मिला था, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। गॉट द राइट टू प्रोटेस्ट फ्रीली, हाँ ये इसका मिल गया था। विथ रेफरेंस टू द रॉलेट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो रॉलेट एक्ट के हिसाब से कौन सा सही है? अंडर दिस द राइट टू प्रेजेंट प्रिजनर डायरेक्टली इन द कोर्ट वाज सस्पेंडेड, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्ट गांधी जी कॉल्ड फॉर सेलिब्रेटिंग डे ऑफ ह्यूमिलिएशन, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों सही होगा। अरेंज द फॉलोइंग रिवेलियंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पागलपंथी रिवेलियन, पागलपंथी रिवेलियन सबसे पहले कौन हुआ था? सबसे पहले फकीर रिवेलियन या सन्यासी जिसको बोला था, तो वो हुआ था सन्यासी रिवेलियन। ये देखो, सन्यासी के बाद पागलपंथी हुआ था, और पागलपंथी के बाद आपका हुआ था रामोसी रिवेलियन, ये महाराष्ट्र वाला एरिया में, और उसके बाद कुका रिवेलियन हुआ था। ये आपका हो जाएगा 74 का बी। और सबका डेट अगर ध्यान रखना है तो ये 1776 के अराउंड हुआ था। पागलपंथी 1813 में हुआ था, रामोसी उसके बाद 1822 में, और कुका वाला तो पंजाब एरिया में हुआ था, तो ये 1860 में हुआ। तो ये है आपका बी आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, तो ये बिल्कुल महात्मा गांधी का ही है। नेक्स्ट वन, लेट मी सी 26 का। Which of the following provisions were included in the reforms made under Morley Minto Reform Act of 1909? मॉडले मिंटो रिफॉर्म जो आया था 1909 में, तो उसमें क्या क्या था? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज, तो सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज हाँ बिल्कुल था। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल बाइकार्मल सिस्टम, तो ये वाला भी, ये वाला क्या बोलते हैं, सेंट्रल में बाइकार्मल नहीं, ये वाला नहीं बनाया था, बाइकार्मल बना था 1919 के एक्ट से, 1919 में बना था, ये 1909 ही है मॉडल मिंटो। इमरजेंस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, तो हाँ इसमें इनडायरेक्ट हुआ था क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम वीमेन को भी चांस दिया गया था इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम इन द प्रोविंसेस, और इसमें देखो इनडायरेक्ट इलेक्शंस में मुस्लिम्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट पे। इंट्रोडक्शन ऑफ ड्यूल गवर्नेंस सिस्टम इन प्रोविंसेस, तो नहीं, ये भी 1919 में आया था। तो आपका हो जाएगा आंसर कौन से, 1 और 3, ये वाला।
1 and 3, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 27, who among the following was not related to the establishment of रहनुमाई मजदायसन सभा। तो कौन से नहीं थे, तो रहनुमाई वाले से दादा भाई नौरोजी थे, क्योंकि ये पारसी ऑर्गेनाइजेशन, जितने पारसी लोग हैं उनको छाट लो। ये दादा भाई नौरोजी पारसी है, नौरोजी फजलुद्दीन ये भी पारसी है, एस बंगाली ये भी पारसी है, तो तीनों को हटा लो तो आपको पता लग जाएगा कौन नहीं थे, कौन नहीं थे। महादेव गोविंद रानडे नहीं थे। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले चंपारण हुआ था, चंपारण के बाद हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद हुआ था, अहमदाबाद के बाद खेड़ा हुआ था, खेड़ा के बाद नॉन कोऑपरेशन आया था, सॉरी खिलाफत कमेटी बनी थी, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन आया था। कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले तो आपका अहमदाबाद हो गया, अहमदाबाद में 2 गो है, उसके बाद खेड़ा हुआ था, और उसके बाद आपका चौथा नंबर वाला ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बना था, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन शुरू हुआ था। मैच करना है इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन किससे मैच होगा, तो ये बिल्कुल सही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन को बनाया था। पूना सार्वजनिक सभा, ये भी बिल्कुल सही है, महादेव गोविंद रानडे ने इसे लॉन्च किया था। इंडियन लीग, ये शिशिर कुमार घोष का है, इंडियन लीग। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये फिरोज शाह मेहता ने शुरुआत किया था। तो ये अब देख लो जो भी है, 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 तीसरा नंबर। नेक्स्ट अस्सी का मैच करना फिर है। अब इसमें संथाल रिवोल्ट, इसे किसने लीड किया था, तो संथाल को आपको बताया सिद्धू कानू। अहोम को, अहोम वाला तो गोमधर कुंवर इन्होंने किया था, अहोम रिवोल्ट को लीड। पागलपंथी रिवोल्ट को ये करम शाह ने किया था। और रामोसी पीजेंट अपराइजिंग चित्तर सिंह इन्होंने किया था। तो ये जो मिलाना है मिला लो। अब देखो 1 का 4 कहाँ है, 1 का 4 ये वाला अहोम थर्ड सही है। पागलपंथी तो इसे करम शाह कहा गया 2 में, ये वाला है, तो चौथा नंबर हो जाएगा 80 का। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंड बाय हुम, तो ये सर विलियम जोन्स, तो बहुत ही सिंपल सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट आर रिलेटेड टू द लॉर्ड लिटन पीरियड, तो लिटन के समय में क्या क्या काम हुए थे, तो लिटन आपको पता है ये सब वन ऑफ द सबसे बुरे कह सकते हो, मतलब बैड गवर्नर जनरल थे, बैड एक्ट्स में इनका नाम आता है। बट इन्होंने कुछ काम किए थे, जैसे देख लो तो इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, फिर आर्म्स एक्ट लगा दिया था, फिर इन्होंने स्टार्ची कमीशन का फॉर्म किया था, स्टार्ची कमीशन बनाया था। तो ये सब लिटन के कार्यकाल में कुछ हुए थे। और फिर इसने स्टैचुअरी सिविल सर्विसेज को भी बनाया था। तो ये सब इसका काम था लिटन का। तो देखो पहला फॉर्मेशन ऑफ एमाइन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिचर्ड स्टार्ची सही है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो हाँ बिल्कुल सही है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, नहीं फैक्ट्री एक्ट ये अच्छा काम था तो इसने नहीं किया था, ये रिपन ने किया था, लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट बिल भी लॉर्ड रिपन ने लगाया था, तो ये दोनों गलत हो गए। तो ये पहला दूसरा। Which of the following place was the first parallel government established in Quit India movement? पहला पैरेलल गवर्नमेंट बलिया में बना था। उसमें बलिया में ये चित्तौड़ पे क्या नाम था उनका, पांडे जी कुछ नाम था, चिट्टू पांडे। तो हाँ चिट्टू पांडे थे, तो उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट बना दिया था। मतलब ब्रिटिश सरकार का जो गवर्नमेंट था उसे हटा दिया था खुद ब खुद, और खुद सरकार चलाने लगे थे जबरदस्ती। Who among the following was not one of the founding member of Bombay Presidency Association? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में कौन फाउंडिंग मेंबर नहीं थे? तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसमें फिरोज शाह मेहता बिल्कुल थे,
केटी तिलांग भी थे और बदरुद्दीन तैयबजी भी थे। कौन नहीं थे? तो ये क्या नाम है इनका, एम वी राघवाचारी, ये नहीं थे। Who among the following presided over the सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस 1907? 1907 में कौन प्रिसाइड किया था? तो रास बिहारी घोष ने प्रिसाइड किया था सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस। Who among the following was the founder of इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इसका बी आर अम्बेडकर ने किया था, भीमराव रामजी अम्बेडकर, तो इन्होंने फॉर्म किया था। विथ रेफरेंस टू द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 वाला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज प्रिसाइडेड बाय सी विजय राघवाचारी। तो बिल्कुल सही है, सी राघवाचारी जी ने इस सेशन को प्रिसाइड किया था। और इन दिस इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉग्नाइज द प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिमांड उठी थी कि प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज को रिकॉग्नाइज करें। द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस वाज हैंडेड ओवर टू वर्किंग कमेटी ऑफ 15 मेंबर। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1920 में जब ये श्री राघवाचारी बने थे तो वहाँ पे पहले क्या होता था कि एक प्रेसिडेंट होता था और वही सारा निर्णय लेता था, बट अब 15 मेंबर का परमानेंट टीम बना दिया गया था जो कि पूरे साल काम करेगा, और पूरे साल काम करेगा तो ग्रोथ होगी कांग्रेस में और अच्छे से काम कर पाएगा। तो ये था, निर्णय लिया गया था यहाँ पे 1920 वाला नागपुर सेशन में। Who among the following lead the civil disobedience movement in तमिलनाडु? किसने लीड किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तमिलनाडु में? तमिलनाडु में ऑब्वियस सी बात है, ये श्री राजगोपालाचारी, इन्होंने ही लीड किया होगा। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ये किसने बनाया था? तो ये बी आर अम्बेडकर जी ने बनाया था, नो डाउट, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। तो ये 90 नंबर, Who among the following, which among the following newspaper advocate the revolutionary struggle? तो ये रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल कौन कौन से एडवोकेट करता है? संध्या बिल्कुल करता है, काल बिल्कुल करता है, युगांतर बिल्कुल करता है। बट ये जो पाइनर है ना, ये पाइनर अंग्रेजों का वकील था। ये पाइनर न्यूज़पेपर है जो भी अंग्रेजी सत्ता है उसके बारे में, फेवर्ड अंग्रेज, फेवर्ड इंग्लिश, तो इंग्लिश लोगों का ये सपोर्ट करता था, इंग्लिश राज का। तो आपका आंसर हो गया 1, 3 and 4। Who among the following, which among the following country has become the first country in the world to free from कालाजार? तो कालाजार से मुक्त कौन सा भी देश बना है? तो ये बांग्लादेश ने खुद को घोषित किया था, वर्ल्ड WHO ने घोषित कर दिया इसे। PET 46 क्या है? तो पेट 46 न्यूज़ में था, और यह एक एंजाइम है जो कि प्लास्टिक को ख़त्म कर देता है। ये काफ़ी फेमस ये वाला केस है, और भी इसको मान लो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी इसको। PET 46 क्या है? तो ये एंजाइम है जो कि प्लास्टिक को डिजॉल्व कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। वो अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट? तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन OECD रिलीज करता है माइग्रेशन रिपोर्ट। 94 का, Which of the following public sector undertakings of the Union Ministry of Railway have been conferred नवरत्ना स्टेटस इन अक्टूबर 2023? तो इंडिया का जो इसमें राइट्स लिमिटेड और एक था इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, तो ये दोनों हो जाएगा बोथ ANC। इन दोनों को नवरत्ना स्टेटस दे दिया गया है। किसने दिया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया है, वही देते हैं नवरत्ना स्टेटस। Which company has ranked top in the list of the world best companies released by Times Magazine for the year 2023? तो सबसे ज़्यादा अच्छा किसे माना गया है, कौन सा कंपनी को 2023 में? तो ये टाइम्स मैगजीन ने माइक्रोसॉफ्ट को माना था सबसे अच्छा है। नेक्स्ट 96 का, फ्रैंको रूबियो, ये एस्ट्रोनॉट्स थे जो कि सबसे ज़्यादा दिन तकला सिंगल मिशन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे हैं। लगभग इन्होंने 370 दिन के अराउंड ये रहे हैं,
और ये बिलोंग करते हैं यूएस को, अमेरिका को ये बिलोंग करते हैं 96 वाले फ्रैंको रूबियो। और इन विच सिटी द फर्स्ट 2+2 डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन यूके के साथ हुआ था, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था, इंडिया यूके। इन 45वीं मीटिंग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी विच हेरिटेज ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो शांति निकेतन को रखा है यूनेस्को वाले में, और होयसाला टेम्पल्स जो होते हैं उनको रखा है, तो दोनों का आंसर आ जाएगा 98 का ए सी। 99 का विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ अनाउंस्ड ए जॉइंट वेंचर स्पेस वेंचर, तो ये I2U2 वाले जो विदेश है ना, जैसे कि इंडिया, इसराइल, फिर UAE और USA, ये चारों देशों ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर का प्लान बनाया I2U2 के अंदर। इन सितंबर 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस टू स्टैब्लिश एम्बेसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ये हमने तिमोर लेस्ते की राजधानी चिली है, दिल्ली नॉट चिली, दिल्ली, तो जो हमारा दिल्ली है इनका दिल्ली है, तिमोर लेस्ते का राजधानी, वहाँ पे PM ने कहा है कि वो एक एम्बेसी भी खोलेंगे तिमोर लेस्ते में। और ये तिमोर कहाँ है, तो ये है आपका पैसिफिक ओशन में है, और इंडोनेशिया का ये बगल का देश है तिमोर लेस्ते, आइलैंड कंट्री है, आधा आइलैंड पे इंडोनेशिया का कब्जा है, आधा पे तिमोर का है। नेक्स्ट मौर्यन से आ गया क्वेश्चन, तो रामपुरवा जो पिलर मिला है उस पर क्या बैल है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, रामपुरवा पे ये बैल है। लौरिया नंदनगढ़ पे लायन है, शेर है, हाँ लौरिया नंदनगढ़ वाला जो पिलर है उस पे शेर का मिला है। सनकिसिया पे हमारे को मिला है एलिफेंट मिला है, सनकिसिया का जो पिलर है उस पे हाथी मिला है, शेर नहीं। और बसाद पे एक लायन मिला है, एक शेर इस पे भी मिला है बसाद वाले पे। तो आपको पता है अशोकन का जो पिलर है, अशोका का पिलर, तो उस पे ऊपर यहाँ पे एक जानवर या पक्षी वगैरह का बना दिया जाता था एनिमल कैपिटल, हाथी, बैल या फिर शेर वगैरह, तो वो उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कौन सा सही इसमें है, तो 1 और 2 सही है। रामपुरवा ध्यान रखना, रामपुरवा में बैल मिला था, बैल का ऊपर है, और ये लौरिया नंदनगढ़ में शेर है। Which among the following is not included in the 7 organs of a state described by Kautilya, तो कौटिल्या ने डिस्क्राइब किया था, तो उसमें था राजा था, मंत्री था, दोस्त थे, फिर किला था, ट्रेजिडी था, तो ये सब था, बट उसमें रिलीजन की कोई बात नहीं की गई, धर्म के बारे में कोई बात नहीं किया है कौटिल्या ने। मक्काली घोषा ये कौन थे, तो ये आपको पता है आजीविका थे, और ये अशोका के समय थे, बिंदुसार के समय में, बिंदुसार मौर्यन रूलर थे, उनके समय में थे, क्योंकि इनके पिता बिंदुसार के पिता कौन था, तो इसका पिता था ये चंद्रगुप्ता था। चंद्रगुप्ता ये जैन बन गए थे, बिंदुसार बन गए थे आजीविक, और इनके पुत्र थे जो अशोका थे वो बन गए थे बौद्ध। तीनों रूलर अपना अलग अलग धर्म बनाया था। अरेंज द फॉलोइंग चाइनीज ट्रैवलर इन ऑर्डर ऑफ देयर विजिट टू इंडिया एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड वीडियो, तो ये देखो फाहियान, सबसे पहले फाहियान आए थे, ये चंद्रगुप्त द सेकेंड के समय में आए थे। चंद्रगुप्त द सेकेंड कौन, ये गुप्ता वाले चंद्रगुप्त। फिर सुंगयून आए थे, ये आए थे सिंगयून बीच में, और फिर थर्ड में ये हेनसांग आए थे, हेनसांग सबसे महानतम थे, और इन्होंने काफ़ी मतलब अच्छी स्टोरी लिखी है मिथिकल काइंड ऑफ इंडिया के बारे में। और सबसे लास्ट में इत सिंह आए थे, तो 1 देखो 1 कहाँ है, 1 उसके बाद 3 कहाँ है, 2 और 4, सी आंसर। Which of the following Greek author has given the description of Chandragupta's royal palace and described it as grander as royal palace of Susa and Ecbatana, तो ये एरियाना ने किया था, एरियाना ने।
इन्होंने बताया कि सूसा और इकबताना के महलों से भी बड़ा है चंद्रगुप्त का महल। वेयर वॉज द फर्स्ट जैन संगति ऑर्गेनाइज इन बिहार? सबसे पहला जैन संगति कहाँ बना था? तो ये बना था पाटलिपुत्रा में, और दूसरा वल्लाभी, गुजरात के वल्लाभी में। द रामपुरवा स्मॉल पिलर इंस्क्रिप्शन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो ये वेस्ट चंपारण में है। और रामपुरवा में आपको क्या बताया मैंने अभी, यहाँ पे बैल मिला था, ऑक्स का। अशोकन पिलर के ऊपर बैल का है मोटिफ बना हुआ, रामपुरवा। दीवान ए बदंगा ये किसने बनाया था? तो दीवान ए बदंगा बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। बदंगन का मतलब स्लेव, दीवान ए बदंगा स्लेव डिपार्टमेंट बनाया था इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर में, हु अमंग द फॉलोइंग इमर्ज्ड as the new leader of Afghans after the fall of Muhammad Bahar Khan Nuhani in बिहार? तो नुहानी डायनेस्टी जब बाबर आया था तो बाबर ने नुहानियों को दे दिया था बिहार का सत्ता, नुहानी, और उसके ऊपर एक अफगान को बैठा दिया था एज ए, इसको देखो, नुहानियों को देखो, और उनको, उनका नाम था क्या? उनका नाम था ये शेरशाह, शेरशाह सूरी, वही। तो शेरशाह सूरी को बैठा दिया था, और जब बाबर की मृत्यु हो गई थी, हुमायूं का राज हुआ था, तो वहाँ पे फिर शेरशाह सूरी वो बनते हैं, नुहानियों को हरा के वो बनते हैं, पूरा कमांड ले लेते हैं। तो उसके बाद फिर हुमायूं को हराते हैं। तो 109 का आंसर आपका हो जाएगा फरीद खान, और फरीद खान यही है शेरशाह का नाम, शेरशाह, शेरशाह का दूसरा नाम है फरीद खान। नेक्स्ट, वसुदेव लेड द फाउंडेशन ऑफ कन्नवा डायनेस्टी? तो बिल्कुल सही है, ये देवभूति को मार के ये बना था कन्नवा डायनेस्टी को राजा, और ये लास्ट रूलर ऑफ सुंगा, हाँ, तो देवभूति लास्ट रूलर ऑफ सुंगा डायनेस्टी था, बिल्कुल सही है। तो ये वाला पहला स्टेटमेंट सही हो गया आपका। ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द सुंगा रूलर अग्निमित्रा? अग्निमित्रा के समय नहीं आया था, ये शुंगा रूलर थे, लेकिन ये अग्निमित्रा नहीं थे, इनके जगह पे थी, क्या नाम था उनका, भागभद्रा। हेलियोडोरस जो विदिशा पिलर इंस्क्रिप्शन इनके नाम पे है, तो और विष्णु के ये पुजारी थे, तो ये भागभद्रा के समय आए थे, भागभद्रा के समय पे। तो ये वाला पहला इसका आंसर होगा। 111 का, with reference to the Ekta system, which of the following statement is correct? The official of Ekta were called बलि? तो हाँ, बिल्कुल सही है, बलि अपॉइंट किया गया था, जो कि एकताओं को देखता रहे, एकतादारों को देखता था। सॉरी, ये एकता, एकतादार और बलि दोनों सेम है, IKTA, एकतादार और बलि दोनों सेम है, एकतादार बोलो या बलि, सेम। इट वॉज ए रेवेन्यू रिलेटेड सिस्टम बेस्ड ऑन री ट्रांसफ़र? तो हाँ, बिल्कुल सही, इक़्तिदार कोई परमानेंट सिस्टम नहीं था, वो ट्रांसफ़र किया जा सकता था। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकता आर मेंशन्ड इन द बुक कॉल सियासतनामा? तो हाँ, ये भी सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क हैज अमीर खुसरो कॉल अलाउद्दीन द सुल्तान ऑफ वर्ल्ड? तो किस बुक में अमीर खुसरो ने मेंशन किया है कि अलाउद्दीन खिलजी है जो सुल्तान, पूरे दुनिया का सुल्तान है? तो ये है, ये इस खजाइन अल फुतात, इसमें इन्होंने बताया था, खजाइन अल फुतात। Who among the following is the author of संगीत रत्नाकर, a treatise on Indian classical music written in 13th century? तो सारंगदेव इनके थे, सारंगदेव नाम में ही सारंग है, तो सारंगदेव ने ही 13वीं सदी में संगीत रत्नाकर लिखा था, याद कर लो, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारंगदेव।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा 114 नंबर। हड़प्पा, हड़प्पा का यहाँ पे मैच करना है। तो हड़प्पा को कुछ नहीं खोजा था, ये करेक्टली मैच पूछ रहा है। तो हड़प्पा को दयाराम साहनी ने मैच के खोजा था, तो ये गलत हो गया पहला। मोहनजोदाड़ो को आर डी बनर्जी ने खोजा, तो ये भी गलत। कलिबंगन को खोजा था दत्त ने, नहीं। कलिबंगन को मुझे लगता है कलिबंगन की डिस्कवरी खोज किया था, क्या नाम था उनका, बी के थापर एंड बीबी लाल ने, थापर जी ने एंड और बीबी लाल ने किया था। ये तो योगिता दत्त शर्मा, ये गलत है। लोथल का सही है एस आर राव, तो ये आंसर इसका हो जाएगा लोथल। एस आर राव ने लोथल का खोज किया था। Who among the following are characteristic of Gupta, sorry, which among the following Gupta period sculpture? सिंपल हेलो, तो गुप्ता के समय में सिंपल हेलो नहीं, गुप्ता का समय कहा जाता है क्लासिकल एज ऑफ इंडिया। तो ये सिंपल हेलो क्यों देंगे, इनका बहुत ही डेकोरेटिव स्टाइल होता था, तो ये गलत हो गया, पहला गलत। अब सेकेंड वन, डिस्प्ले ऑफ हेवी आउटर वियर, तो हाँ बिल्कुल, इनके कपड़े बहुत ही मतलब चमकीले और भड़कीले, एकदम एकदम सजावट वाले, तो हैवी आउटर वियर। प्रिडोमिनेंस ऑफ अ स्टैचू ऑफ विष्णु इनकारनेशन, हाँ तो ये विष्णु के पुजारी हुआ करते थे गुप्ता। बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ मथुरा स्टाइल, तो हाँ बिल्कुल मथुरा स्टाइल का जो कनिष्क का पैटर्न था उसी को आगे इन्होंने बढ़ाया था। तो 2, 3, 4 इसका आंसर आ जाएगा। वो अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्की आर्किटेक्चर, तो सर्की आर्किटेक्चर जौनपुर वाला, जौनपुर जो जौना खान के याद में बनाया गया था। और यूज ऑफ टावर ऑन लार्ज स्केल, तो यहाँ पे टावर का यूज बिल्कुल नहीं किया गया है, टावर बनाया ही नहीं गया है इसमें। रेक्टेंगुलर एंट्रेंस हॉल विथ आर्केज, हाँ तो ये इवान्स बहुत सारे बनाया गया, मतलब ये रेक्टेंगुलर हॉल होते थे और यहाँ पे आर्क जैसा ऐसे बनाया रहता था, तो ऐसे इवान्स बहुत सारे बनाए हैं मस्जिदों में, तो ये बिल्कुल सही है। और यूज ऑफ स्टोन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क, तो हाँ इन्होंने पत्थरों का यूज किया है, लाल पत्थर का मस्जिद बनाने में। तो एब्सेंस ऑफ पेंटिंग ऑन द वॉल ऑफ प्रेयर रूम, नहीं पेंटिंग्स इसमें है, काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स है, इन्होंने पेंटिंग्स का यूज किया है जहाँ पे पूजा वगैरह होता है, नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पे। 2, 3 आंसर आ जाएगा। 117 का, विथ रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुगल पेंटिंग, कौन सा सही नहीं है इसमें। इंक्लूजन ऑफ न्यू थीम इन पेंटिंग, तो मुगल पेंटिंग हमेशा नया नया लगाते रहते थे दिमाग अपना। यूज ऑफ न्यू टाइप ऑफ कलर, तो बिल्कुल सही है। और फॉर्म ऑफ पेंटिंग इज बेस्ड ऑन पर्शियन स्टाइल, तो हाँ पर्शियन स्टाइल में इन्होंने पेंटिंग को काफ़ी महत्व दिया। इनफैक्ट पर्शिया में इन्होंने अपनी दूतों को भी भेजा, पर्शिया से कुछ पेंटर्स भी मंगाए। पोर्ट्रेट ऑफ रिलीजियस फिगर, तो नहीं ये रिलीजियस फिगर की पोर्ट्रेट नहीं बनाते थे, ये राजाओं की पोर्ट्रेट में बिलीव करते थे। जैसे जहांगीर ने अपना खुद का पोर्ट्रेट बनाया था, शाहजहां का भी पोर्ट्रेट है, तो ऐसे अकबर का भी पोर्ट्रेट है, तो ये वाला रिलीजियस फिगर्स का पोर्ट्रेट नहीं है। 118, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द फीचर ऑफ होयसलेश्वर टेम्पल लोकेटेड इन हेलबिदु, तो बिल्ट इन द्रविडियन स्टाइल, नहीं ये द्रविडियन नहीं है, ये मिक्स्ड स्टाइल है जिसको बोलते हैं बेसरा स्टाइल। डेडिकेटेड लॉर्ड शिवा, तो हाँ बिल्कुल सही है, लॉर्ड शिवा पे ये डेडिकेटेड है। पैट्रोनाइज्ड बाय होयसला डायनेस्टी, तो यहाँ ये भी सही है, होयसलेश्वर टेम्पल है होयसला डायनेस्टी का। मोडेरा सन टेम्पल, तो ये सोलंकियों ने बनाया था। महाबलीपुरम, ये पल्लवा, हाँ ये पल्लवा ने ही बनाया था। और खजुराहो चंदेला ने भी बनाया था। विरूपाक्ष टेम्पल ये चोला ने नहीं बनाया था, विरूपाक्ष टेम्पल ये विजयनगर के समय बनाया था, विजयनगर के समय में ये बना था विरूपाक्ष टेम्पल, तो ये गलत है। तो 1, 2 एंड 3 आंसर आ जाएगा। विथ रेफरेंस टू द नॉर्थ इंडिया टेम्पल आर्किटेक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। स्टैचू ऑफ द्वारपाला एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल,
क्या ये वाला सही है? तो स्टैचू ऑफ द्वारपाला, द्वारपाला साउथ इंडियन टेम्पल में मिलेंगे आपको। नॉर्थ इंडियन टेम्पल में जो टेम्पल का एंट्रेंस है वहाँ पे गंगा यमुना की तस्वीर बनी होती है, या फिर गंगा और मिथुन की, गंगा या मिथुन की तस्वीर होती है, या द्वारपाल नहीं होते हैं हमारे टेम्पल्स में नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में भले द्वारपाल मिलेंगे, बट नॉर्थ में गंगा मिथुन या फिर क्या बोलते हैं, गंगा यमुना नदियों की प्रतिमा होती है। तो ये पहला गलत हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछ रहा ना। इंटायर टेम्पल बिल्ट ऑन ह्यूज अल्टार, तो ये सही है, ऊंचा प्लेटफॉर्म पे बना होता है टेम्पल्स। और फिर सैंक्टम सेंटोरम और द टेम्पल इज लोकेटेड, तो हाँ, तो जो सबसे ऊंचा जो पीक होता है उसी के नीचे सैंक्टम जो गर्भगृह होता है। फमसाना स्टाइल टेम्पल का मंडप होता है, तो हाँ फमसाना ऐसे ऐसे वाला स्टाइल, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, एक सौ इक्कीस का, न्यू इंग्लिश स्कूल। न्यू इंग्लिश स्कूल बाल गंगाधर तिलक ने ही शुरू किया था, और ये शुरू किया था विद द हेल्प ऑफ गोपाल गणेश अग्रहार। और संस्कृत कॉलेज है ये संस्कृत कॉलेज बनाया गया था जोनाथन डंकन के द्वारा, तो ये गलत हो गया, ये वाला सही है। वेदांता कॉलेज, वेदांता कॉलेज का शुरुआत हुआ था राजा राम मोहन रॉय ने ही किया था। और सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ये एनी बेसेंट ने किया था, मैडम बलदवेस्तिक ने इन्होंने नहीं, मैडम एनी बेसेंट ने किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट, मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन 1918 में किसने फॉर्म किया था? तो मद्रास लेबर यूनियन का फॉर्मेशन किया गया था, पीपी बाडिया ने किया था। विडो मैरिज सोसाइटी वाज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म इन इंडिया। तो ये है विडो मैरिज सोसाइटी, गोपाल हरि देशमुख का सोसाइटी है। सॉरी 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 सॉरी, ये विष्णु शास्त्री पंडित का सोसाइटी है। विडो मैरिज वाला है जो, ये विष्णु शास्त्री पंडित का है। विडो मैरिज सोसाइटी, विष्णु पंडित शास्त्री पंडित। Who among the following provided leadership to the कुका मूवमेंट? कुका मूवमेंट का लीडर कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा भगत जवाहर मल, इन्होंने लीडरशिप किया था इसका। तत्वबोधिनी सभा वाज फाउंडेड बाय whom among the following? तो तत्वबोधिनी सभा ये देवेंद्र नाथ टैगोर का है, तत्वबोधिनी सभा। तो 125 का सी आंसर आ जाएगा। Who among the following was the first women graduate of Calcutta University to address the congregation? तो ये कादम्बनी का गांगुली मैडम थी, तो ये वाला हो जाएगा। 127 का, चंपारण सत्याग्रह was conducted by महात्मा गांधी against which of the following practice? चंपारण सत्याग्रह, तो ये था तिनकठिया सिस्टम के अगेंस्ट। अल हिलाल, अल हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा था, कॉमराड मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा था। और गदर, गदर ये सोहन सिंह बखाना ने लिखा था, ये बिल्कुल सही है। स्वराज, स्वराज बाल गंगाधर तिलक का नहीं है, स्वराज है बोस का, सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, नेक्स्ट, वन 129 में, बस और इधर कर लेता हूँ। Which of the following were the factor of economic exit from India's imperial ruler? तो मतलब इंडिया का गरीब होने का कारण क्या था, यहाँ से पैसा बाहर कैसे जा रहा था, ये पूछ रहा है। तो डिविडेंड ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द कंपनी, तो जो भी कंपनी का फायदा होता था उनके मालिकों के पास जाता था, बिल्कुल सही है। पेंशन एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स, तो ये भी बिल्कुल बात सही है, जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनकी पेंशन में भी खर्चा होता था, और ये सारा पैसा ज़्यादा था ब्रिटेन।
इंटरेस्ट ऑन फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो जो फॉरेन कैपिटल जो लगा होता था और उसमें इन्वेस्टमेंट लगता था तो उसका सारा पैसा इंडियन ही होता था, मतलब इंडियन पैसे से ही बाहर में लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी काइंड ऑफ। तो ये तीनों हो गया। 130 हु अमंग द फॉलोइंग वर गांधी जीज एलाइज इन चंपारण सत्याग्रह, तो इसमें कौन कौन से थे? तो जेबी कृपलानी तो बिल्कुल थे, महादेव देसाई भी थे, नरहरि पारिक भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो ये 4 नंबर हो जाएगा आंसर। Who among the following was appointed डिप्टी दीवान ऑफ बिहार बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, तो ये सिताब राय को बनाया गया था डिप्टी दीवान। Who among the following is associated with the संथाल रिवेलियन, तो इसमें सिद्धू कानू और सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू और वो दो लोग, क्या नाम था उनका, चांद भैरव, तो ये नहीं थे, बुद्धो भगत नहीं थे, ANC दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाज द सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, तो इसमें दानापुर था, जगदीशपुर था, मुजफ्फरपुर था, ये चारों था बिहार में चारों। वो अमंग द ऑन हुज रिक्वेस्ट डिड गांधी जी गो टू चंपारण, तो किसके रिक्वेस्ट पे गए थे? तो ये राजकुमार शुक्ला, उनके रिक्वेस्ट पे गए थे। नेक्स्ट 134 है, तो 135 में देखते हैं। The first reference of Bihar Provincial Kisan Sabha was presided over the first conference of Bihar, तो ये इसने प्रिसाइड किया था बिहार का जो प्रांतीय किसान सभा था, तो इसे स्वामी सजानंद सरस्वती ने किया था प्रिसाइड। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग, तो land given by farmers to the landlords due to inability to pay rent was called वक्फ land, तो हाँ बिल्कुल सही है, जो फार्मर्स अपना किराया समय पे नहीं देते थे तो उनसे ज़मीनें वापस ले ली जाती थी और इन ज़मीनों को नाम दिया गया था वक्फ लैंड। वक्फ सत्याग्रह वाज स्टार्टेड इन सारण डिस्ट्रिक्ट बाई राहुल संकृतायन, तो हाँ बिल्कुल सही है, राहुल संकृतायन ने ही लॉन्च किया था ये बक्सत सत्याग्रह, और इसका मोटो था कि जो भी जब्त किया हुआ ज़मीन है वो वापस दे दिया जाए। ये दोनों सही हो जाएगा। 137 का अंडर हुज प्रेसिडेंसी वाज द ब्रांच ऑफ स्वराज पार्टी फॉर्म्ड इन बिहार, तो ये श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री है उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया था और पटना में स्वराज पार्टी का एक विंग बना दिया गया था। इन विच डिस्ट्रिक्ट इन द प्लेस इज द प्लेस नरवास पिंडी, नरवास पिंडी कहाँ है? तो ये पटना में नरवास पिंडी। इस सिविल डिसोबीडियंस के समय में यहाँ पे नमक बना दिया गया था। विच लीडर ऑफ बिहार गेव अप हिज एडवोकेसी ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ये कौन से लीडर थे? तो इनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद ये वकील थे, उस समय एडवोकेट थे, और इन्होंने अपना एडवोकेसी को छोड़ दिया नॉन कॉपरेशन की जगह पे और नेशनल स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने लगे। इन्होंने फिर एक कॉलेज भी बनाया था, क्या नाम था उस कॉलेज का? उस कॉलेज का नाम था ये नेशनल कॉलेज नियर पटना, नेशनल कॉलेज पटना कुछ ऐसे करके था, इन्होंने बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और नेक्स्ट वन इज अबाउट एक 140 नंबर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से कौन एसोसिएट नहीं है? तो यहाँ पे मिन्नू मसानी नहीं है, सॉरी केटी शाह नहीं है, केटी शाह तो पहले ही मर गए थे ना। तो मिन्नू मसानी हैं, अशोक मेहता भी थे, आचार्य नारायण देव थे और जेपी थे। ये सभी लोग
मिलके इन्होंने बनाया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और केटी शाह नहीं थे। व्हेन डिड दीदी की रसोई स्कीम लॉन्च इन बिहार, तो ये लॉन्च हुआ था 2018 में, दीदी की रसोई। और इसका मुख्य जो काम है वो है कि अस्पतालों में जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें फ्री में खाना देना, और इनफैक्ट जो पेशेंट्स के रिश्तेदार होते हैं उन्हें भी ये खाना देते हैं, बट उनसे मिनिमम अमाउंट चार्ज किया जाता है, मिनिमम अमाउंट। और ये दीदी की रसोई काफ़ी समय से 2018 से ही अराउंड है, और इसे सपोर्ट करता है वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड है ये इंस्टीट्यूशन। खाना प्रदान करना है हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। जीविका दीदी की रसोई इसका पूरा नाम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट ऑफ बिहार हैज़ बीन अवॉर्डेड अमृत अवार्ड ऑफ संगीत नाटक अकेडमी, तो ये किसे मिला है? तो ये मुझे लगता है सभी को मिला है। गणेश प्रसाद को मिला है, सुमन कुमार और रघुवीर मलिक, इस सबको मिला है संगीत नाटक अकेडमी से अमृत अवार्ड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल जीएसटी ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड, जीएसटी ट्राइब्यूनल पटना में बनाने वाले थे ये लोग। At which of the following place in Bihar work is being done for the conservation of rhinoceros and vultures, तो गेंडे और vultures का कंजर्वेशन कहाँ पे होगा? तो नॉर्मल सी बात है, एक ही हमारे पास टाइगर रिजर्व है बड़ा वाला, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। Who among the following has been selected for the post of chairman of State Human Rights Commission, तो ये इसका जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं अनंत मनोहर बद्र, ठीक है, अनंत मनोहर बद्र। और ये हैं एक्स हाई कोर्ट के जज थे, हाई कोर्ट जज थे ये। है स्टेट ह्यूमन राइट कमिश्नर के चीफ इन बिहार, बहुत बड़ी पोस्ट है ये। नेक्स्ट 146, वेयर इज द फर्स्ट मखाना इंडस्ट्री सेंटर being established in Bihar under the Chief Minister चीफ मिनिस्टर माइक्रो एंड स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। तो यहाँ से देखो सबसे पहले ऑप्शंस, नवादा ये साउथ बिहार में है, सासाराम साउथ बिहार में, कैमूर साउथ बिहार में। साउथ बिहार में मखाना नहीं उगता है, नॉर्थ बिहार में उगता है। नॉर्थ बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सहरसा आंसर हो गया, यहाँ मखाना इंडस्ट्री है। वेयर इज द लार्जेस्ट स्किल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार इज एस्टैब्लिश, तो नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मुजफ्फरपुर, तो यहीं पे स्किल ट्रेनिंग सिस्टम सेंटर मौजूद होगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टॉप द कंट्री इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो इसका भी मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर टॉप किया है डेल्टा रैंकिंग में। नेक्स्ट 149, बिहार के एथलीट है शैलेश कुमार, वो उन्हें गोल्ड मेडल मिला था इन हाई जंप कंपटीशन T63 इन एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स 2023। ये गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये 2023 में सितंबर के समय में आयोजित हुए थे हांगझाऊ चाइना में, में ये हुआ था, हांगझाऊ चाइना एशियन गेम्स। और इंडिया का 4th रैंक टोटल आया था मेडल टैली में, 29 गोल्ड, प्रोबेबली 29 गोल्ड इंडिया ने लिया था, 31 सिल्वर थे और 51 ब्रॉन्ज थे, ये मेडल थे इंडिया के, 4th रैंक था। इन विच सिटी ऑफ बिहार इज़ द बिहार फायर ट्रेनिंग एकेडमी बीइंग एस्टैब्लिश्ड, तो ये फायर ट्रेनिंग एकेडमी है जो पटना में, ऑब्वियसली पटना राजधानी है तो यही होगा। नाउ ये हमारा आज का कंप्लीट। तो अब मैं बताता हूँ आपको, आज हमने टोटल 150 क्वेश्चंस किए थे, ये लगभग 2 घंटे में हमने ये पूरा कर लिया। नेक्स्ट डे अगेन 150 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। इस तरह अराउंड आई गेस मेरा प्लान है कि मैं अराउंड
1500 से 2000 क्वेश्चंस कर लूँ जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता है। ऑब्वियसली मैं सारे वीडियोस तो नहीं अपलोड कर पाऊँगा, बट एटलीस्ट आई कैन ट्राई टू बी पंक्चुअल। और इससे हेल्प मिलेगी कि मैं लाइक इस जो बीपीएससी का 70th बीपीएससी है, तो इसे क्वालिफाई प्री तो क्वालिफाई करने की बिल्कुल कोशिश करना है 100%। और हमारा कोशिश रहेगा कि नेगेटिव हैं जो कि कम से कम है, मिनिमल नेगेटिव करें। तो दिस इज़ वन ऑफ माई initiative, and if you gonna like this, then stay with me, and otherwise these videos are solely made for me, solely for me। आपके लिए ये वीडियोस नहीं है, solely for me। आपको देखना है तो देख लो। तो मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मैं इसे रिवाइज करूँ एग्ज़ाम टाइम से सम डे पहले, मतलब 4-5 दिन पहले मैं अगर ये वीडियोस देख लेता हूँ 2x पे ही, तो मेरा अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई दिस वीडियोज़ आर नॉट फॉर यू गाइज, नॉट फॉर इंक्रीजिंग व्यूअरशिप। व्यूज़ बढ़ाने के लिए मोटिव से नहीं है, और ना ही ये मोटिव से है कि मैं एक पढ़ाने वाला पढ़ाकू टीचर काइंड ऑफ बनूँ। तो मेरा ये भी मोटिव नहीं है। माई सोल मोटिव इज़ टू बी पंक्चुअल फॉर दिस एग्ज़ाम, एंड फॉर दैट आई एम practicing hard and hard. So goodbye, thank you, stay connected for the next video.